हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाटीदार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बिहार बोर्ड के अंतर्गत हम लोगों ने हमारा अध्ययन शुरू कर दिया है। बिहार बोर्ड के सामाजिक विज्ञान क्लास 8 की भूगोल विषय हमने शुरू किया है और भूगोल की किताब का जो नाम है वो है हमारी दुनिया। तो हमारी दुनिया का इकाई नंबर 6 हमने कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग बात करने वाले हैं उसी इकाई नंबर 6 यानी एशिया के बारे में। और आज हम लोग पूरे जो आपका यूनिट है उसका एक साथ कंप्लीट यूनिट रिवीजन करने वाले हैं। तो एक साथ करने वाले हैं पूरी यूनिट का अध्ययन, तो कहीं मत जाइएगा क्योंकि ये इकाई है बड़ी महत्वपूर्ण। इसमें बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। आइए शुरू करते हैं इस यूनिट को, एक एक करके जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार के वीडियो बिल्कुल फ्री आपको प्रोवाइड करता है। आप चाहे तो हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर या फिर हमारे YouTube चैनल पर जाकर इन सभी वीडियो को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। आइए एशिया के बारे में समझते हैं, एशिया महाद्वीप के बारे में समझते हैं। सबसे पहली बात करें एशिया की अवस्थिति की बात करें, स्थिति की बात करें तो एशिया है कहाँ। उससे पहले जान ले कि एशिया दुनिया के उन 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो दुनिया में टोटल 7 महाद्वीप है, जिसमें एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे महाद्वीप आते हैं। इन सभी महाद्वीप में सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो है आपका एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप दुनिया का या विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और इस महादेश में विश्व की सबसे ज़्यादा आबादी रहती है। दुनिया की टोटल आबादी का भी ज़्यादा आबादी यहाँ पर रहती है, 60% आबादी यहाँ पर रहती है। पृथ्वी के टोटल स्थल का लगभग 30% हिस्सा एशिया है और एशिया में आबादी का कुल 60% जनसंख्या यहाँ पर पाई जाती है। अगर इस प्रतिशत को हम लोग आंकड़ों में देखना चाहें कि टोटल कितनी जनसंख्या एक्चुअल में पाई जाती है, तो लगभग 400 करोड़ जनसंख्या यानी 4 अरब लोग, ये ध्यान रखना, 4 अरब लोग पूरे एशिया में पाए जाते हैं। उसमें से 1 अरब 40 करोड़ तो इंडिया में ही हो जाएंगे कुछ साल में। तो इसमें से आधा जो 1.5 अरब के आसपास तो इंडिया में ही हो सकते हैं। 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या तो हमारे देश में ही होने वाली है। एशिया को पूरब में प्रशांत महासागर, पश्चिम में यूरोप और अफ्रीका महादेश तथा दक्षिण में हिंद महासागर और उत्तर में आर्कटिक महासागर है। मान लो अगर इस ब्लॉक को मैं एशिया महाद्वीप समझ लूँ, मान लो इस ब्लॉक को मैं एशिया महाद्वीप समझ लेता हूँ, तो इस एशिया महाद्वीप के उत्तर में यहाँ पर मिलेगा आपको आर्कटिक महासागर। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? आर्कटिक महासागर। और इस एशिया के अगर हम लोग पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में आपको मिलेंगे 2 महाद्वीप, एक का नाम है यूरोप और दूसरा का नाम है अफ्रीका। तो यूरोप और अफ्रीका इस एशिया महाद्वीप के पश्चिम में मिलेंगे। पूरब की बात करें तो पूरब में मिलेंगे आपका प्रशांत महासागर। तो एशिया के पूरब में प्रशांत महासागर आपको दिखाई देगा। दक्षिण की बात करें तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा हिंद महासागर। तो एशिया 3 ओर से महासागरों से और 1 ओर से महाद्वीपों से घिरा हुआ है। यह आपका एशिया का चारों तरफ का बात आ गया है, जो मैंने आपको भी बताया कि एशिया के पूरब में प्रशांत महासागर, तो पूरब में प्रशांत हो गया। पश्चिम में यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप, तो ये यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप हो गया। दक्षिण में हिंद महासागर, ये हिंद महासागर हो गया। और उत्तर में आर्कटिक महासागर, तो ये आर्कटिक महासागर हो गया। तो ये चीज़ें बहुत क्लियर सी हैं। इसको हम लोग मैप में भी देख सकते हैं, मैप में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये आपका एशिया दिख रहा है आपको, ये इतना वाला हिस्सा जो है ये एशिया दिख रहा है आपको, ये आपका एशिया महाद्वीप है जिसको मैं लाल कलर से नोट कर रहा हूँ। इस एशिया महाद्वीप के पूरब में पश्चिम में यूरोप और अफ्रीका दिखाई दे रहा है। पूरब में यहाँ पर प्रशांत महासागर दिखाई देगा आपको, ये प्रशांत महासागर। दक्षिण में हिंद महासागर दिखाई देगा, ये दिख रहा है। और यहाँ पर आर्कटिक महासागर, ये आपका आर्कटिक महासागर है, चारों तरफ से घिरा हुआ है ये आपका एशिया। तो बहुत ही आसान है इसको समझना। और भी बात करते हैं, ये तो चारों तरफ की बात होगी। लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करते हैं। लाल सागर कौन सा हो गया? ये एशिया और अफ्रीका के बीच में ये जो एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं लाल सागर। क्या हो गया इसका नाम?
इसका नाम हो गया लाल सागर। तो लाल सागर जो है, रेड सी जो है, ये एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। वहीं जो बोला गया है कि स्वेज नहर जो है वो भी अलग करती है। तो लाल सागर के जस्ट ऊपर यहाँ पर स्वेज नहर है जो इसको अफ्रीका को एशिया से अलग करती है। तो इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम हो गया स्वेज नहर। ये अंग्रेज़ों ने बनाई थी स्वेज नहर। स्वेज नहर का निर्माण, इससे संबंधित बात भी मैं आपको बता देता हूँ। स्वेज नहर का निर्माण 1869 में किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। इसका निर्माण का जो डिज़ाइन दिया था उसका नाम था फर्डिनेंड डी लेसेप ने। फर्डिनेंड डी लेसेप, फर्डिनेंड डी लेसेप नाम के व्यक्ति ने इसका डिज़ाइन दिया था। लगभग 160 किलोमीटर के आसपास ये लंबी है और ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित एक नहर कहलाती है स्वेज नहर। इसकी वजह से जितने भी जहाज़ आते हैं वो सब यहाँ से घुस करके सीधे यूरोप में चले जाते हैं, नहीं तो जहाज़ को घूम के जाना पड़ता था। तो ये काफ़ी ज़्यादा बचत यहाँ पर समय की भी और पैसों की भी की गई है। यूरोप में प्रधानतया यूराल पर्वतमाला द्वारा अलग होता है। यूरोप से एशिया अलग कैसे हो रहा है? ये आपको दिख रहा है, ये जो पर्वतमाला है, ये पर्वतमाला का नाम है यूराल पर्वत। ये यूराल पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है। इसके अलावा एशिया को यूरोप से अलग करने वालों में डार्डनेलिस जल संधि है। डार्डनेलिस जल संधि, बास्पोरस जल संधि, ये एशिया को यूरोप से अलग करती हैं। इसको भी हम लोग समझ लेते हैं, कहाँ पर है ये डार्डनेलिस जल संधि और कहाँ पर है ये आपकी बास्पोरस जल संधि। ये डार्डनेलिस और बास्पोरस जल संधि ये यहाँ पर मिलेगी आपको, काला सागर के नज़दीक टर्की में मिलेगी। तो दोनों के दोनों जो जल संधियाँ है, डार्डनेलिस जल संधि ये भी एशिया को यूरोप से अलग कर रही है और बास्पोरस जल संधि जो है वो भी एशिया को यूरोप से अलग कर रही है। बास्पोरस जल संधि ये भी अलग कर रही है। बास्पोरस जल संधि की बात करें तो बास्पोरस जल संधि दुनिया की सबसे पतली जल संधि है। तो आखिर ये जल संधि होती क्या है, थोड़ा इसको भी समझने का प्रयास करते हैं कि जल संधि होती क्या है। मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक ये महाद्वीप है और दूसरा ये महाद्वीप है जो ऐसे है, ये दूसरा महाद्वीप है। इन दोनों महाद्वीप के बीच में गैप दिख रही है आपको। तो यहाँ पर अगर मैं ऐसा करूँ कि यहाँ पर पानी भरा हुआ है इस महाद्वीप के इस दिशा में, और इस दिशा में भी क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। ये दोनों पानी के अलग अलग जलाशय, अलग अलग समुद्र है, अलग अलग महासागर है और ये बीच में से पानी निकलने की जगह है। तो ये पानी जो है, दोनों का पानी में क्या हो रही है? संधि हो रही है। इसीलिए पतली पानी की जो पट्टी होती है जो दिखाई दे रही है आपको, इसी को बोलते हैं जल संधि, क्योंकि इसमें जल की संधि होती हैं और भूमि अलग हो जाती है, इसीलिए इसका नाम जल संधि रखा गया। तो दो जल संधियाँ कौन कौन सी है? एक तो आपकी डार्डनेलिस जल संधि और दूसरी जल संधि का नाम क्या है? दूसरी जल संधि का नाम बास्पोरस जल संधि है। इसके अलावा दो सागर है जिसका नाम है मरा सागर और काला सागर, और एक और है कैस्पियन सागर। ये भी यूरोप को एशिया से अलग करते हैं। अगर मैं बात करूँ, ये आपका है कैस्पियन सागर, दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, ये हो गया। वहीं आपका काला सागर, ये हो गया काला सागर, ये भी एशिया और अफ्रीका दोनों से मिला हुआ है, ये भी इसको अलग करता है। और एक छोटा सा यहाँ पर मिलेगा आपको मरा सागर, मारा सागर, मरमरा या मारा सागर। तो मरमरा सागर जो है ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तीनों मिलकर के भी एशिया को यूरोप से अलग करते हैं, बाउंड्री पर बने हुए हैं, इसलिए इसको भी लिख सकते हैं। इसके अलावा एक नदी है यूराल नदी जो अलग करती है, तो यूराल नदी भी यहाँ पर मिल जाएगी आपको। अगर इसको हम लोग हटा कर देखें तो आपको यूराल नदी भी, यूराल पर्वत के नीचे से ये यूराल नदी मिल जाएगी। तो ये नदी का नाम है यूराल नदी और उसके ऊपर है यूराल पर्वत। तो ये भी चीज़ ध्यान रखना, ये सारी की सारी चीज़ें एशिया को यूरोप से अलग करती हैं। यहाँ तक तो बात क्लियर होगी। अगर अब एशिया का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार जानने की कोशिश करें तो 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 80 डिग्री उत्तर अक्षांश तक एशिया फैला हुआ है। एशिया को अगर मैं मानूँ कि ये एशिया है आपका, तो ये एशिया जो है आपका ये यहाँ से फैला हुआ है, इस जगह से, यहाँ से ऊपर एशिया है पूरा। तो इस लाइन का नाम है 10 डिग्री, 10 डिग्री, लेकिन 0 डिग्री के नीचे है, इसलिए इसको हम लोग क्या लिखते हैं? दक्षिणी अक्षांश, दक्षिण
अक्षांश लिखते हैं। वहीं ऊपर जो ऊपर तक जो एशिया फैला हुआ है ये यहाँ तक फैला हुआ है, जिसको हम लिखते हैं 80 डिग्री। ये उत्तर में है विषुवत रेखा के, इसलिए इसका नाम क्या है, उत्तर अक्षांश। इन दोनों लाइन के बीच में तो एशिया इसलिए लिखा गया जाता है। 10 डिग्री दक्षिण से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक आपका एशिया फैला हुआ है। इसके अलावा अगर देशांतर की बात करें तो 20 डिग्री पूर्वी देशांतर से, ये जो आपका दिख रहा है ये लाइन, ये जो है आपकी, ये 20 डिग्री के आसपास पड़ती है। इसको मैं और अच्छे से बना देता हूँ क्योंकि ये 20 डिग्री है आपकी लाइन। ये 20 डिग्री की बात करें तो ये आपका 20 डिग्री आ जाता है, ये 20 डिग्री। तो 20 डिग्री जो है आपकी कौन सी, पूर्वी देशांतर से लगभग अंतर्राष्ट्रीय रेखा की बात करें आखिरी तक आ जाता है। ये 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक फैला हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को भी क्रॉस कर जाता है। 180 डिग्री रेखा जो लाइन होती है 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय रेखा है, और इसी रेखा के भी पार करके एशिया फैला हुआ है। ये अंतर्राष्ट्रीय रेखा क्या होती है, इंटरनेशनल टाइमलाइन क्या होती है, टाइम कैसे निकाला जाता है, इससे संबंधित एक मिनी जानकारी का वीडियो टाइम जोन करके मैंने बना दिया है। आप चाहे तो उसको सर्च करके देख सकते हैं कि इंटरनेशनल टाइमलाइन या टाइम जोन क्या होता है। इसका वीडियो प्रॉपर मैं पहले बना चुका हूँ, आप अच्छे से इसको देख सकते, समझ सकते हैं, तो आपको ये चीज़ समझने में परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा तक फैला हुआ, तो देखो ये चारों लाइनें मैंने खींच दी, इस लाइनों के बीच में ही आपका एशिया पड़ेगा। तो एशिया को ऐसे भी आप अक्षांश और देशांतरी विस्तार के रूप में समझ सकते हैं। अब बात करते हैं एशिया के प्रायद्वीप और द्वीपों की। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है, द्वीप का मतलब क्या होता है, ये समझा देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो ये भूमि है, ये भूमि चारों तरफ से पानी से घिरी हुई है। अगर चारों तरफ से पानी से घिरी हुई है, पानी का कलर चूँकि नीला होता है तो इसको नीले रंग से घेर देते हैं पूरा, ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो ये जो बीच वाला हिस्सा कहलाएगा, इसका नाम क्या होगा, ये कहलाएगा आपका द्वीप, जो चारों तरफ से घिरा हो पानी से, आइलैंड बोलते हैं इसको। वहीं अगर कोई हिस्सा 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, 3 तरफ से, चारों तरफ नहीं, अब 3 तरफ पानी है, तो ये 3 तरफ पानी आ गया यहाँ पर, 3 तरफ से पानी से घिरा होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रायद्वीप। ये द्वीप जैसा ही है लेकिन इसका नाम क्या है, प्रायद्वीप। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो भूमि चारों तरफ से पानी से घिरी होती है उसको द्वीप बोलते हैं, जो भूमि 3 तरफ से पानी से घिरी होती है उसको प्रायद्वीप कहते हैं। तो एशिया के कुछ प्रायद्वीप है और कुछ द्वीप है, इनको मैप में भी मैं डिनोट करके दिखाऊंगा आपको, मैप में भी सबको समझने की कोशिश करेंगे। तो दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप हमारे एशिया में है और उसका नाम है अरब प्रायद्वीप। दिखा आपको अरब प्रायद्वीप। अभी अरब प्रायद्वीप कहाँ पर है, इसको मैं मैप में दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये आपका ब्लैंक मानचित्र है, इस खाली मानचित्र में भी हम लोग देख सकते हैं। मैंने अभी बताया आपको कि प्रायद्वीप का मतलब होता है जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हो। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये इधर से पानी से घिरा हुआ है, इधर से पानी से घिरा हुआ, और इधर तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो ये प्रायद्वीप हुआ कि नहीं हुआ। और इसी प्रायद्वीप का नाम क्या है, इसका नाम है अरब प्रायद्वीप। ये अरब प्रायद्वीप है आपका, समझ में आई। तो अरब प्रायद्वीप आपको क्लियर दिख गया। दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप होता है अरब प्रायद्वीप। फिर वापस से देख लेते दूसरा प्रायद्वीप क्या, अरब के बाद भारतीय प्रायद्वीप। भारतीय प्रायद्वीप की बात करें तो ये भारत दिख रहा आपको, ये भारत तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ये घिरा हुआ है प्रायद्वीप, 3 तरफ से घिरा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या रखा, भारतीय प्रायद्वीप, इंडियन पेनिनसुला या भारतीय प्रायद्वीप। तो दूसरा प्रायद्वीप भी हमारा बिल्कुल सही हो गया। अब बात करते हैं तीसरे प्रायद्वीप की। तीसरा कौन सा है, तीसरा है मलय प्रायद्वीप। मलय प्रायद्वीप कहाँ पर है, इसको देख लेते हैं। मलय प्रायद्वीप जो है ये आपका मिलेगा मलेशिया में, ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ये वाला दिख रहा है, इसका नाम है मलय प्रायद्वीप। मलय से मलेशिया बनता है, तो ये ध्यान रखना आप। तो 3 प्रायद्वीप हमारे हो गए। इसके अलावा बात करते हैं हिंद चीन प्रायद्वीप की। हिंद चीन प्रायद्वीप कहाँ पर है,
लिखा हिंद चीन है, लेकिन न तो इंडिया और न चाइना, दोनों से इसका संबंध नहीं है। ये हिंद चीन प्रायद्वीप, देखो ये वाला एरिया है हिंद चीन प्रायद्वीप, इसका नाम है हिंद चीन प्रायद्वीप। तो भले चीन से हिंद से जुड़ा हुआ है, लेकिन नाम इंडो चीन प्रायद्वीप है। लेकिन ये न इंडिया से जुड़ा हुआ ना चाइना से, चाइना ये चीन आपका ऊपर आ गया, तो फिर इससे जुड़ा हुआ कैसे हो गया, अलग अलग है। तो देखो ये जो प्रायद्वीप है ये वाला 3 तरफ से घिरा हुआ, इसी को बोलते हैं हिंद चीन प्रायद्वीप। इसमें कौन कौन से देश आते हैं? इसमें वियतनाम नाम का देश आएगा, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, ये सारे देश इसमें आते हैं। तो थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम जैसे देशों को मिलाकर कहा जाता है हिंद चीन प्रायद्वीप। बिल्कुल इत्मीनान से सुनना, बहुत काम की चीज़ है दोस्तों। इसके अलावा आता है आपका कमचटका प्रायद्वीप, ध्यान से पढ़ना और सुनना, कमचटका प्रायद्वीप। कमचटका प्रायद्वीप यहाँ पर आता है, ये यहाँ पर बना हुआ है कमचटका प्रायद्वीप। यहाँ पर मैप में अभी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये ऊपर बना हुआ है रशिया में। इसका नाम है कमचटका प्रायद्वीप। इसके अलावा एक और प्रायद्वीप है कोरिया प्रायद्वीप। ये कोरिया प्रायद्वीप दिख रहा है आपको, ये 3 तरफ से घिरा हुआ है। इसमें उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों आते हैं। तो ये क्या हो गया आपका कोरिया प्रायद्वीप, कोरिया प्रायद्वीप हो गया। इसके बाद द्वीपों की बात कर लेते हैं। एशिया के प्रमुख द्वीप जैसे जापान, ये जापान चारों तरफ से घिरा हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये है जापान। तो जापान द्वीप जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट द्वीप है एशिया का, ये मिल गया आपको। जापान के अलावा आपको इंडोनेशिया नाम का द्वीप मिल जाएगा, जो यहाँ पर बनता है, पूरा यहाँ पर बनता है। बहुत सारे द्वीपों की माला है और इसको बोलते हैं इंडोनेशिया, द्वीपों की माला है पूरी तरह से इंडोनेशिया द्वीप, काफ़ी इंपॉर्टेंट आइलैंड है अभी। इसके अलावा एक और द्वीप इंडिया के नीचे दिखेगा, जस्ट आपको ये दिख रहा है इंडिया के नीचे, इसका नाम है श्रीलंका, श्रीलंका द्वीप, ये भी आपको मिल गया होगा श्रीलंका द्वीप, ठीक है। तो ऐसे कुछ आइलैंड है। इसके अलावा एक और द्वीप है छोटा सा, ये हिंद चीन प्रायद्वीप के ऊपर दिख रहा है ये आइलैंड, इसका नाम है ताइवान, ताइवान द्वीप। इसके और चाइना के बीच में हमेशा लड़ाई चलती रहती है। और एक द्वीप ये दिख रहा है चारों तरफ से घिरा हुआ, ये इसका नाम है फिलीपींस। सब देशों के नाम जरूर आपने सुने होंगे, फिलीपींस द्वीप, द्वीप। अब बहुत आसानी से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसमें मैंने प्रायद्वीपों को और द्वीपों को दोनों को यहाँ पर मेंशन कर दिया। ये महत्वपूर्ण प्रायद्वीप और द्वीप है। अब एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी कि द्वीप मतलब चारों तरफ से पानी से घिरा हो, और प्रायद्वीप मतलब 3 तरफ से पानी से घिरा हो। और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप हमारे पास में अरब प्रायद्वीप। पठारी और पर्वतीय भाग की बात करते हैं एशिया की, कि एशिया में पठारी भाग और पर्वतीय भाग कौन कौन से हैं, इसकी चर्चा कर लेते हैं। एशिया के मध्यवर्ती हिस्से में, मध्यवर्ती हिस्सा मतलब एशिया के बिल्कुल बीच वाले हिस्से में, जहां चाइना के आसपास का एरिया है, तो वहां पर आपको मोड़दार पर्वतों की विशाल श्रृंखला मिलेगी। मोड़दार पर्वत मतलब होते हैं ये ऐसे पर्वत, मोड़दार पर्वत, इस तरह के पर्वत। और ये विशाल श्रृंखला और कोई नहीं, ये हिमालय की बात हो रही है। हिमालय एक विशाल श्रृंखला यहाँ पर मिलेगी आपको। और जो पामीर का जो पठार है, पामीर के पठार के दक्षिण पूर्व में, जैसे यहाँ पर पामीर का पठार आ गया बहुत बड़ा, ये पामीर का पठार, इसके दक्षिण पूर्व में ही मिलेगा आपको। दक्षिण पूर्व मतलब नीचे साइड, ये पूर्व में हिमालय मिल जाएगा। हिमालय संसार की सबसे ऊंची एवं नवीन पर्वत श्रृंखला है, ये तो हम पढ़ते भी हैं। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय है, और नवीन है मतलब नई है, बहुत लेट बनी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट का नाम भी सबसे हमने सुना होगा। उसकी ऊंचाई टोटल है 8,848 मीटर। हिमालय तथा क्यूनलून पर्वतों के बीच तिब्बत का पठार, ये पामीर का जो पठार है यही तिब्बत का पठार है। इसके ऊपर और भी श्रेणियां हैं जिसका नाम है क्यूनलून पर्वत श्रेणी। इसको भी चित्र के माध्यम में समझे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये सारी की सारी चीज़ें मैं एक बार फिर से चित्र में समझा रहा हूँ कि कहाँ पर है वो। ये आपको चित्र दिखाई देगा, ये दिख रहा है चित्र, ये चित्र दिख रहा है पामीर का पठार। ये पामीर को जो दिख रहा है ना, पामीर का पठार है ये। पामीर के पठार के दक्षिण पूर्व एरिया में क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है आपको हिमालय, ये हिमालय मिल रहा है, हिमालय श्रेणी है पूरी। और इसके ऊपर जाओगे तो आपको यहाँ पर एक श्रेणी मिलेगी क्यूनलून श्रेणी, ये दिख रहा है क्यूनलून।
तो क्यूनलुन श्रेणी और हिमालय श्रेणी के बीच में आपका आता है तिब्बत का पठार। तो ये क्यूनलुन श्रेणी और ये तिब्बत का पठार और नीचे हिमालय का पठार, तो दोनों के बीच में आपका तिब्बत का पठार और आ जाएगा, जो हिमालय और क्यूनलुन श्रेणी के बीच में है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपकी माउंट एवरेस्ट है, ये भी ध्यान रखना। इस पामीर के पठार या तिब्बत के पठार में ही पामीर का पठार है, तो तिब्बत के पठार और पामीर के पठार को संसार की छत कहते हैं, क्योंकि यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, लगभग इसकी जो ऊंचाई है वो 5000 मीटर ऊंचा पठार है। दक्षिण में अरब का पठार स्थित है। अरब का पठार साउथ में स्थित है, वो अरब में स्थित है। और दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार जो है वो अत्यंत प्राचीन है, बहुत पुराने पठार हैं। सऊदी अरब का जो आसपास का जो अरब का पठार है और हमारे यहाँ का जो साउथ इंडिया का पठार है, दक्कन का पठार, ये बहुत पुराने पठार हैं। एशिया के दक्षिण भाग में उपजाऊ नदियों के मैदान पाए जाते हैं। एशिया के दक्षिणी भाग मतलब ये भारत की बात कर रहे हैं, और वहाँ पर उपजाऊ नदियों के मैदान पाए जाते हैं, जिसमें गंगा यमुना का मैदान, सिंधु सतलज का मैदान और ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान पाया जाता है। इसमें उत्तर भारत का विशाल मैदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर भारत का विशाल मैदान किसको कहते हैं? गंगा यमुना नदियों द्वारा बनाया गया एक उपजाऊ मैदान, जलोढ़ मैदान की बात हो रही है, तो ये भी आपको एशिया में मिल जाएगा। मैदानी भाग की जब चर्चा हो रही है तो मैदानी भाग को समझ लेते हैं। उत्तर भारत का विशाल मैदान जहां हम लोग रहते हैं, जहां उत्तर प्रदेश, बिहार, ये वाला रीजन जो है, जो पश्चिम बंगाल वाला एरिया है, हम लोग रहते हैं, और गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बने गए मैदान है। भारत का जो मैदान बने गए हैं, ये नदियाँ जो मिट्टियाँ बहा के लाती उससे बने होते हैं। इसके अलावा पश्चिम में इराक का मैदान है, जो दजला और फुरात नदियाँ, दो नदियाँ दजला और फुरात, उन नदियों के दोआब में पाया जाता है। दोआब मतलब समझते हो, एक नदी ये बह रही है, दूसरी नदी ये बह रही है, इसके बीच का जो हिस्सा है इसको बोलते हैं क्या? दोआब। अगर मान लो 5 नदियां बह, तो जब 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब बोलते हैं, तो 5 नदियों से घिरे हुए क्षेत्र को बोलेंगे पंजाब। तो पंजाब का नाम पंजाब क्यों पड़ा? क्योंकि वो 5 नदियों से घिरा हुआ है। जब 2 नदियों से घिरे हुए क्षेत्र को दोआब बोलते हैं, तो 5 नदियों से घिरे हुए क्षेत्र को क्या बोलेंगे? पंजाब। तो पंजाब जो है ये 5 नदियों से घिरा हुआ है। सिंधु की सहायक नदियाँ है, मैं आपको बताना चाहूँगा। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ है, जिसमें झेलम, रावी, सतलुज, व्यास और चिनाब नदियाँ आती हैं। इन 5 नदियों के बीच में पंजाब का क्षेत्र पड़ता है। और मैं खाली भारत की पंजाब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे पंजाब की बात कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान में भी अवस्थित है। तो पूरा पंजाब एरिया जो है इन 5 नदियों से जुड़ा हुआ है। मुख्य नदियाँ जो हैं वो, अगर मैं इसकी बात करूँ, पंजाब की बात होगी, आर्कटिक सागर में गिरने वाली नदियाँ दलदल बनाती हैं। अब आर्कटिक सागर कहाँ है? अगर मैं आपको पूरे एशिया का मैप दिखाऊं, तो उस एशिया के मैप में आर्कटिक महासागर बिल्कुल उत्तर में, रूस के भी ऊपर है, बिल्कुल ऊपर ही ऊपर है, जहाँ पर ये गिरती है नदियाँ। तो ये बनाती है क्या? दलदल बनाती है। वो नदियाँ कौन कौन सी है? वो नदियाँ हैं ओब नदी, येनसी नदी और लीना नदियाँ द्वारा निर्मित होते हैं ये दलदल, बड़े बड़े क्षेत्र। अब बात करें दूसरी दिशा की। दिशा से आप दिमाग में क्लिक कर लेना मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। पूरब एवं दक्षिण पूरब के महासागरों व सागरों में द्वीप समूह की विस्तृत श्रृंखलाएं हैं। कई सारे द्वीप मिलेंगे आपको। कहाँ पर? पूरब और दक्षिण पूरब की बात कर रहे हैं। तो ये आपका हो गया, ये रशिया वाला पार्ट जो हो गया है, ये एरिया हो गया। इसमें पूरब की बात करें तो ये जापान वाला एरिया हो गया आपका, और दक्षिण पूरब की बात करें तो फिलीपींस वाला, और नीचे छोटे छोटे आइलैंड इंडोनेशिया की बात हो रही है। तो बहुत सारे द्वीपों की माला यहाँ पर दिखाई देगी। विस्तृत द्वीप बसे हुए हैं पूरब और दक्षिण पूरब में। अब ये नोट डाल के जो मैंने बात बताई कि 2 नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। ये बिल्कुल ध्यान रखना, दोआब क्या होता है? 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको कहते हैं। अब बात करते हैं ज्वालामुखी द्वीप के बारे में। ज्वालामुखी द्वीप क्या होते हैं? जापान कई छोटे छोटे द्वीपों से बना है। तो जापान जो है एक्चुअल में पूरा द्वीप है, और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप बने हुए, असंख्य द्वीप है। तो ये जो जितने भी द्वीप बने हुए ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप बने। अब ज्वालामुखी उद्गार कैसे होता है इसको समझ लेते हैं जरा अपन लोग। देखिए ये आपकी भूपर्पटी है, भूपर्पटी जिस पर हम लोग रह रहे हैं, जिस पर हम लोग खड़े हैं, ये आपकी भूपर्पटी है, ठीक है। इस भूपर्पटी के नीचे पिघली अवस्था में लावा अवस्थित है।
यहाँ पर ये लावा स्थित है और इस लावा को इसको बोलते हैं हम लोग मैग्मा। ये मैग्मा कहा जाता है। और ये वाला हिस्सा क्या है? भूपर्पटी। मैग्मा कहाँ में पाया जाता है? मेंटल में पाया जाता है। अब ये जो मैग्मा है ये भूपर्पटी को तोड़कर मैग्मा बाहर निकलता है। तो जैसे ये बाहर निकलता है तो ये आइलैंड बनाता है, ऐसा कुछ इसी द्वीप। और इसी आइलैंड को भाई समुद्र के नीचे से निकलेगा तो ऊपर आएगा तो टापू ही तो कहलाएगा, आइलैंड कहलाएगा। और इसी आइलैंड को हम लोग बोलते हैं ज्वालामुखी पहाड़। तो द्वीप समूह की विशेषता है कि इन पर कई ज्वालामुखी के पहाड़ पाए जाते हैं जो ज्वालामुखी उद्गार होते हैं। लावा जो है अंदर का मैग्मा गरम वो जब बाहर निकलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लावा। तो मैग्मा का बाहर निकलना लावा कहलाता है। और बाकी ज्वालामुखी के बारे में एक चैप्टर में पढ़ा भी चुका हूँ। इसमें से कई ज्वालामुखी तो जागृत हैं, आज भी क्रियाशील है, और कई सुषुप्त भी हैं। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। एक ज्वालामुखी होता है जिसको बोलते हैं हम लोग सक्रिय ज्वालामुखी, जिसे जागृत भी कहते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी, जिसे जागृत ज्वालामुखी के नाम से भी जानते हैं, जागृत। दूसरा होता है सुषुप्त ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी। और तीसरा है मृत ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी के 3 प्रकार: सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। जब सक्रिय ज्वालामुखी की बात करते तो ऐसा ज्वालामुखी जहाँ पर लगातार ज्वालामुखी उद्गार होते रहते हैं। जब सुषुप्त ज्वालामुखी की बात करें तो जहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार होते तो रहते हैं लेकिन कई सैकड़ों साल में हुए नहीं है, और आगे होने की संभावना है लेकिन बहुत सालों से हुए नहीं है। मृत में कभी होंगे भी नहीं, पहले कभी हुए थे, हजारों साल पहले ज्वालामुखी पहाड़ बना होगा लेकिन अब होना बंद हो गए। तो 3 तरह के ज्वालामुखी होते हैं, उनकी क्रियाशीलता के आधार पर 3 आधार में बांटा गया। तो ये समझ गए होंगे आप, सुषुप्त और ज्वालामुखी, जो जागृत ज्वालामुखी। जैसे अगर मैं भारत की बात करूँ, भारत के अंडमान निकोबार के साइड में एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है बेरन ज्वालामुखी। ये सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। वहीं उस बेरन ज्वालामुखी के थोड़ा ऊपर आप देखोगे मैप में तो आपको दिखेगा नारकोंडा ज्वालामुखी। ये नारकोंडा ज्वालामुखी सुषुप्त है। सुषुप्त मतलब सोया हुआ ज्वालामुखी है। कई सालों से, सैकड़ों साल हो गए यहाँ पर ज्वालामुखी आए, लेकिन पहले आया था। अब बात करते हैं जलवायु एवं वनस्पति के बारे में। अभी तो हमने एशिया की अवस्थिति के बारे में पूरी चर्चा कर ली है और छोटी मोटी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। अब बात करते हैं एशिया की जलवायु वनस्पति के बारे में। एशिया महाद्वीप की जलवायु में काफ़ी भिन्नताएं हैं। जलवायु क्या होती है? किसी भी क्षेत्र में पाई जाने वाली एक फिक्स मौसमी व्यवस्था को, जो फिक्स मौसमी कंडीशन होती है, स्थिति होती है, उसी को जलवायु कहते हैं। और लगातार 30 सालों तक अगर किसी क्षेत्र में एक जैसी कंडीशन, मौसमी प्रक्रियाएं पाई जाए तो उसी को वहाँ की जलवायु कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर हर साल बारिश होती है, हर साल मानसून आता है, तो हमारे यहाँ की जो जलवायु हो गई है वो मानसूनी जलवायु कहलाती है, जिसमें वर्षा के बाद ग्रीष्म ऋतु, क्षमा करें, विंटर सीजन, शीत ऋतु आती है, और शीत के बाद फिर ग्रीष्म और फिर बरसात आना शुरू हो जाती है। इसी महादेश में सर्वाधिक ठंडा प्रदेश और सर्वाधिक गर्म प्रदेश तो पड़ता ही है, साथ ही साथ इस एशिया महाद्वीप में सबसे आर्द्र और सबसे शुष्क क्षेत्र भी पाए जाते हैं। यानी सबसे सूखे और सबसे आर्द्र, वेट जो होते हैं, मॉइस्ट जो होते हैं, वो क्षेत्र भी यहाँ पर पाए जाते हैं। इस महादेश का अक्षांशीय और देशांती विस्तार बहुत अधिक है। शायद यही वजह है कि इस महाद्वीप में सबसे आर्द्र और सबसे शुष्क दोनों क्षेत्र मिलेंगे। इस महाद्वीप में सबसे ठंडा और सबसे गर्म दोनों क्षेत्र मिल जाते हैं, क्योंकि ये महाद्वीप अक्षांश स्थिति में काफ़ी फैला हुआ, इस वजह से। एशिया के उत्तरी भाग की जलवायु अत्यंत ठंडी है। उत्तरी भाग में क्या है? साइबेरिया का मैदान है, रशिया का, तो बहुत ठंडी है। जबकि रूस का एक जगह है बर्खोयांस्क, जहाँ का तापमान -90 डिग्री तक पहुँच जाता है। तो सबसे ठंडा क्षेत्र एशिया महाद्वीप का है बर्खोयांस्क, रशिया। समझ में आ गया? तो बर्खोयांस्क जो एशिया में पड़ता है, ये उत्तर में पड़ता है एशिया के, और ये सबसे ठंडा क्षेत्र है एशिया का। ध्यान रखना है इसको आप। अब नोट डाल के आपको चीज़ मेंशन करनी है, आपको ध्यान रखना है कि समुद्र से दूरी के कारण, समुद्र के समप्रभाव के अभाव में, इसको हम लोग ऐसा पढ़ सकते हैं,
समुद्र से जितनी दूरी बढ़ेगी उतनी दूरी पर जाओगे तो वहाँ पर समुद्र का जो प्रभाव होगा उसका क्या हो जाएगा, अभाव होगा, समुद्र का प्रभाव नहीं होगा ना। तो समुद्र से अधिक दूरी के कारण, समुद्र के समप्रभाव के अभाव के कारण इस जलवायु को हम लोग बोलते हैं महाद्वीपता जलवायु कहलाती है, या महाद्वीपीय जलवायु भी इसको कहते हैं। समुद्र से दूर जाओगे तो समुद्री जलवायु नहीं मिलेगी आपको, समुद्र के आसपास वाले इलाकों में महासागरीय जलवायु पाई जाती है, लेकिन जितना दूर जाओगे जलवायु में भिन्नता पाई जाएगी। तो जलवायु में भिन्नता का एक कारण समुद्र से दूरी भी हो सकता है। इस महाद्वीप में अधिक जाड़ा जो है वो ज़्यादा ठंडा होता है और गर्मी काफ़ी गर्म होती है, इस महाद्वीप की विशेषता भी है। इनमें दैनिक और वार्षिक तापांतर अधिक होता है। दैनिक और वार्षिक तापांतर किन क्षेत्रों में, जो समुद्र से काफ़ी दूर होते हैं, महाद्वीपीय भाग की बात कर रहा हूँ, महाद्वीपीय जलवायु की बात हो रही है। इनमें ज़्यादा ठंडी और गर्मी ज़्यादा गर्मी होती है। और दैनिक और वार्षिक तापमान, दैनिक का मतलब होता है कि रात को 3 बजे जो टेम्परेचर गिरा है और दिन में 2 बजे जो टेम्परेचर उठा है, उन दोनों के बीच में अंतर जो है उसको हम लोग बोलते हैं वार्षिक तापांतर। और वहीं समुद्र से दूरी के कारण नमी युक्त हवाएं जो है, अब समुद्र से बहुत दूर है वो एरिया जहां महाद्वीपता वाली जलवायु पाई जाती है, समुद्र से काफ़ी दूर होने की वजह से समुद्र की जो नम वाली जो बारिश करने वाली हवाएं उठती हैं, यही हवाएं तो बारिश करती है, मानसूनी हवाएं, ये दूर होने की वजह से पहुंचते पहुंचते सूख जाती है और सूखने की वजह से वहाँ पर वर्षा का अभाव होता है। इसलिए जहाँ पर महाद्वीपता जो जलवायु पाई जाती है वहाँ पर वर्षा कम ही होती है। तो नमी युक्त हवाएं यहाँ तक पहुँचते पहुँचते शुष्क हो जाती है, इसलिए वर्षा अपेक्षाकृत कम होती हैं। तो इन क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती और कभी कभार यहाँ पर मरुस्थल का निर्माण भी हो जाता है। पूरे एशिया का सबसे गर्म प्रदेश जो है वो है मित्रावा, कुवैत नाम के देश में है, इसका नाम है मित्रावा, ध्यान रखना, जो कुवैत एशिया में ही है। लेकिन ये सबसे गर्म, अगर 2022 के हिसाब से आपसे पूछ रही है, जो डेटा दिया गया है ये किताब के हिसाब से ये पुराना डेटा है, लेकिन अभी गर्म स्थान जो है वो चेंज हो चुका है। लेकिन आपको मैं पहले ही बता दूं, आपको उत्तर मित्रावा ही लिखना है, क्योंकि ये आपकी किताब का डेटा है, उसको हम लोग झुटला नहीं सकते, क्योंकि करंट में चीज़ें कुछ बदल जाती हैं। 2022 में जो अब वर्तमान में है जो गर्म स्थान है उसका नाम है तीरथ जवी, उसका नाम क्या है, तीरथ जवी। और ये तीरथ जवी है, ये आपको मिलेगा इजराइल में, ये इजराइल में मिलेगा आपको। तीरथ जवी कहाँ मिलेगा, इजराइल नाम के देश में मिलेगा। लेकिन दक्षिण क्षेत्र की जलवायु काफ़ी खुशनुमा है। दक्षिणी एशिया जो हमारा भारत वाला एरिया है, यहाँ की जलवायु मानसूनी जलवायु काफ़ी अच्छी जलवायु मानी जाती है, सौहार्दपूर्ण जलवायु मानी जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं खुशनुमा जलवायु। दक्षिण पूर्वी एशिया में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। दक्षिण पूर्वी एशिया मतलब लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, ये जो देश है यहाँ पर, फिलीपींस, यहाँ पर मानसूनी जलवायु पाई जाती है और सर्वाधिक वर्षा भी इसी क्षेत्र में पाई जाती है। दक्षिण में, दक्षिण की बात करें, दक्षिण एशिया की बात करें, भूमध्य रेखा के समीप जो दक्षिण के देश है, जो भारत के साथ साथ और भी अन्य देश है जहाँ पर भूमध्य रेखा के बिल्कुल करीब देश है, मलेशिया, इंडोनेशिया, तो वहाँ करीब मिल जाएंगे, वहाँ पर विषुवतीय जलवायु पाई जाती है, क्योंकि विषुवत रेखा के समीप थे। विषुवत रेखा के पास जाओगे तो विषुवत रेखी जलवायु, ऊपर जाओगे तो उष्ण कटिबंधी, और ऊपर जाओगे तो शीतोष्ण कटिबंधी जलवायु। तो इसी वजह से अगर मैं इसको ऐसे डायग्राम के रूप में समझना चाहूँ इस तरह से, तो 0 डिग्री बिल्कुल बीच का एरिया हो जाता है, ये 0 डिग्री बिल्कुल बीच का एरिया। 0 डिग्री के आसपास यानी 5 डिग्री, कभी कभार तो 10 डिग्री भी बोल देते हैं, ये पूरा एरिया जो आपको दिख रहा है ये आपकी विषुवतीय जलवायु है, विषुवत रेखीय जलवायु ये है। अगर 0 डिग्री से 30 डिग्री का एरिया कवर करोगे तो ये उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। कौन सी जलवायु, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, उष्ण कटिबंध। और 0 से 30 से 60 डिग्री के बीच की बात करोगे तो ये शीतोष्ण कटिबंधी आ जाएगी, शीतोष्ण, ये ध्यान रखना, शीतोष्ण कटिबंधी जलवायु। और ऊपर की बात करोगे 60 से 90 के बीच की बात करोगे, ये वाला एरिया, ये आ जाएगी आपकी शीत कटिबंधी जलवायु, शीत कटिबंध जलवायु। तो इतने सारे कटिबंध हैं यहाँ पर, ये ध्यान रखना है आपको। विषुवत रेखा के पास जाओगे तो विषुवत रेखी जलवायु पाई जाएगी। एशिया में पूर्वी हिस्से की जलवायु, पूर्वी वाला मतलब जापान, चाइना, कोरिया वाला एरिया है, जलवायु समुद्र की समीपता से प्रभावित है। यहाँ गर्मी के बाद अधिक वर्षा होती है,
सितंबर में यहाँ भीषण तूफान चलते हैं। ये जो ताइवान, चाइना, जापान, कोरिया, यहाँ पर भीषण तूफान चलते हैं, जिसको कहते हैं चक्रवात आते हैं एक्चुअल में समुद्र से, उसको बोलते हैं टाइफून। ये चक्रवात का ही नाम है। हमारे भारत देश के पश्चिम बंगाल की खाड़ी में भी आते हैं, जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है इस तूफानों की वजह से। तो यहाँ तो तूफान टाइफून के नाम से आते हैं, भारत में चक्रवात के नाम से तूफान आते हैं। उनके अलग अलग नामकरण भी किए जाते हैं, कई बार आप न्यूज़ में नाम जरूर पढ़ेंगे। मत्स्य ग्रहण क्षेत्र क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। मत्स्य ग्रहण क्षेत्र क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। इस क्षेत्र में मत्स्य ग्रहण क्षेत्र की बात हो रही है। इस क्षेत्र में गर्म महासागरीय जलधारा क्यूरोशियो बहती है। ये मत्स्य ग्रहण क्षेत्र जो है ये आपका पड़ता है जापान वाला एरिया, और यहाँ आपका पड़ गया ये रशिया वाला एरिया ये, और यहाँ ये अलास्का वाला एरिया ये ऊपर पड़ गया। अब क्या हो रहा है, ये बोल रहा है कि इस क्षेत्र में गर्म क्यूरोशियो धारा चलती है। गर्म धारा को मैं काले रंग से डिनोट कर रहा हूँ। ये गर्म क्यूरोशियो धारा चल रही है, इसको काले रंग से हम लोग डिनोट कर देते हैं। गर्म क्यूरोशियो धारा यहाँ पर चल रही है, ये क्यूरोशियो है जो यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। अब वहीं दूसरी बात करें कि इसके अलावा एक जलधारा क्यूराइल नाम की जलधारा चलती है, जो काफ़ी ठंडी जलधारा है। ये यहाँ से चलती, क्यूराइल यहाँ से चल रही है क्यूराइल जलधारा। जहाँ पर ये दोनों जलधारा जापान के नज़दीक में मिलेगी, वहाँ पर बन जाएगा आपका मत्स्य ग्रहण क्षेत्र। यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, मत्स्य ग्रहण क्षेत्र। जो शब्द लिखा हुआ है मत्स्य ग्रहण क्षेत्र, वो क्यों बन रहा है, क्योंकि जहाँ पर ठंडी महासागरीय जलधारा गर्म महासागरीय जलधारा से टकराती हैं, वहाँ पर मछलियों के पनपने की कंडीशन अच्छी हो जाती है। बहुत ज़्यादा मछलियाँ वहाँ पर पैदा होती। कारण क्या है कि पैदा होती है, क्योंकि जहाँ पर ठंडी और गर्म जलधारा टकराती है, वहाँ पर एक फाइटोप्लैंक्टन पौधा होता है, समुद्री पौधा होता है, प्लैंक्टन जिसको बोलते हैं, हिंदी में प्लावक पौधे बोलते हैं। इन प्लावक जली पौधे को मछलियाँ बहुत अच्छे से खाना पसंद करती है। मछलियों का ये मान के चलो कि मछलियों का मटर पनीर है, जैसे हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है कुछ खाना, तो मछलियाँ टूट पड़ती है उसको खाने के लिए। अब जब प्लावक आएंगे तो मछलियाँ भी ढेरों मात्रा में आ जाएगी, इसीलिए इस क्षेत्र को मत्स्य ग्रहण क्षेत्र बोलते हैं। तो पढ़ लेते हैं इसको शब्दों में। इसके उत्तर में तटीय भाग में ठंडी जलधारा आकर मिलती है, जो आसपास के क्षेत्र का तापमान कम कर देती है। उसका नाम है क्यूराइल। ये ऊपर से क्यूराइल आ रही है और नीचे से क्यूरोशियो जा रही है। जहां ठंडी व गर्म जलधाराएं मिलती है, वहां दोनों के संपर्क से घना कोहरा बनता है, और लेकिन यह मछलियों के विकास के लिए अनुकूल होती है, ये कंडीशन, क्योंकि इसमें प्लैंक्टन नाम के सूक्ष्म पौधे काफी मात्रा में पाए जाते हैं। इस कंडीशन की वजह से जिन्हें मछलियां बड़े चाव से खाती हैं, बड़े इंटरेस्ट के साथ मछलियां खाना पसंद करती हैं, और इसलिए यहाँ मछलियां बहुतायत में पाई जाती है। और जिस क्षेत्र में मछलियां बहुतायत में पाई जाती है, उस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं मत्स्य ग्रहण क्षेत्र, इसलिए उसको मत्स्य ग्रहण क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं कि बायोम क्या होता है। बायोम के बारे में समझते हैं कि बायोम क्या होता है। देखिए, धरती और आकाश है। धरती और आकाश के बीच में क्या मिलेगा आपको? धरती और आकाश के बीच में आपको वनस्पति मिलेगी। धरती और आकाश के बीच में आपको जीव जंतु मिलेंगे, जानवर मिलेंगे, पशु पक्षी मिलेंगे, और जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े सब कुछ मिल जाएंगे। तो जितने भी वनस्पति, जीव जंतु धरती और आकाश के बीच में पाए जाते हैं, इन सभी वनस्पति और जीव जंतु के समूह को बायोम कहते हैं। तो बायोम क्या होता है? धरती और आकाश के बीच जलवायु, वनस्पति और जीव जंतु को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? बायोम कहा जाता है। और एशिया में प्रायः एक्चुअल में जैवमंडल भी इसी को कहते हैं। जैवमंडल जो होता है, जैवमंडल इसी को बोल सकते हैं हम लोग। सभी प्रकार के बायोम पाए जाते हैं। एशिया का एकदम उत्तरी भाग, उत्तरी वाला जो भाग है, वहाँ पर क्या पाया जाएगा? वहाँ पर इंसान तो कम होंगे, लेकिन वहाँ पर बर्फ़, चूँकि बहुत ठंडा एरिया है, बर्फ़ गिरता है, बहुत ठंडा एरिया, तो वहाँ पर टुंड्रा प्रदेश कहलाता है। वहाँ पर टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है, जिसमें घास, काई जैसी छोटे छोटे पौधे पाए जाते हैं। और यहाँ पर रेंडियर नाम का पशु पाया जाता है, जो जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं। रेंडियर नाम का पशु यहाँ पर मिलता है, हिरन जैसा होता है।
टुंड्रा प्रदेश के दक्षिण में, यानी टुंड्रा प्रदेश यानी बिल्कुल उत्तर वाला भाग के दक्षिण में जैसे आप जाओगे, टुंड्रा प्रदेश के दक्षिण में टेगा वन क्षेत्र मिलते हैं। टेगा एक वनस्पति होती है और टेगा वन के अंतर्गत चीड़, स्प्रूस, देवदार के जो है वृक्ष मिलते हैं, कोणधारी ऐसे शंकुधारी वृक्ष ऐसे नुकीले मिलते हैं, नुकीली पत्तियां होती हैं इनकी, ताकि बर्फ उनकी पत्तियों पे टिके ना और नीचे गिर जाए। तो ये हमारे जो पेड़ ऐसे होते हैं, कुछ मांगते हुए होते हैं ना, तो ये ऐसे पेड़ वहाँ नहीं होते, वहाँ पेड़ ऐसे होते हैं एरोडायनामिक शेप में, ताकि चीज़ें नीचे आ जाए। जिसमें इसमें स्प्रूस, लार्च, फर आदि नुकीली पत्ती वाले वृक्ष मिलते हैं, जिसे कोणधारी वन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर कुछ जीव पाए जाते हैं, जैसे लोमड़ी पाई जाती है। लोमड़ी तो आपने सुना होगा, फॉक्स लोमड़ी। लोमड़ी के अलावा सील पाया जाता है, ये एक छोटा सा जानवर होता है, ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है। मिंक भी पाया जाता है, छोटे छोटे जानवर है, या ऐसा कह लो कि खरगोश जितने बड़े साइज के जानवर होते हैं ये, और ठंडे इलाकों में रहना पसंद करते हैं। इसके दक्षिणी क्षेत्र में चौड़ी पत्ती वाले और नुकीली पत्ती वाले दोनों ही प्रकार के वृक्ष मिलते हैं। किसके दक्षिण में? टुंड्रा के टेगा के दक्षिण में और दूसरे वाले वृक्ष मिलते हैं, और इन्हें मिश्रित वन कहा जाता है। तो मिश्रित वनों वाला इलाका भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद बात आता है समशीतोष्ण घास का मैदान, स्टेपी घास का मैदान कहलाता है, जो एरिया 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में पाया जाता है। 30 डिग्री मैंने अभी बताया था आपको, शीतोष्ण कटिबंधी, वहां पर स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं, खासकर रूस और यूक्रेन वाला एरिया जहां पर स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं, और इनको समशीतोष्ण घास के मैदान भी बोलते हैं। और यहाँ का जो खास पशु है उसका नाम है बारहसिंगा, वहाँ पर बारहसिंगा बहुत मिलता है। एक मध्य प्रदेश में भी बारहसिंगा कान्हा किसली नेशनल पार्क में बहुत मिलता है, तो वहाँ पर भी काफ़ी मात्रा में। मंगोलिया के अंदर के प्रदेशों में मरुस्थली वनस्पति पाई जाती है। मंगोलिया नाम का देश का नाम सुना होगा आपने, और ये रूस और चाइना के बीच में स्थित एक देश है, छोटा सा मंगोलिया। ज़्यादा छोटा भी नहीं है, काफ़ी साइज में तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन दोनों के मुकाबले काफ़ी छोटा है, रशिया और चाइना के मुकाबले। बीच में बिल्कुल फंसा हुआ है, और उसमें गोबी का मरुस्थल है बहुत बड़ा, इसलिए यहाँ पर जलवायु जो है मरुस्थली जलवायु पाई जाती है। अरब और थार का मरुस्थल उष्ण मरुस्थल है। जो अरब मरुस्थल है जो सऊदी अरब वाले एरिया में है, और थार मरुस्थल जो भारत और पाकिस्तान वाले एरिया में, ये उष्ण मरुस्थल है। उष्ण का मतलब है उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, गर्म मरुस्थल है। इसका मतलब ये 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच वाले हैं। 0 डिग्री से 30 डिग्री में बहुत गर्मी पड़ती है, इस वजह से वहाँ पर मरुस्थल कौन से मिलेंगे? उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल मिलेंगे। जबकि गोबी और तिब्बत का जो मरुस्थल है वो शीतोष्ण है, क्योंकि ये 30 डिग्री के ऊपर, 30 से 60 डिग्री वाला एरिया शीतोष्ण कटिबंध में आता है, ये तो हमने अभी पढ़ा है। तो यहाँ के जो मरुस्थल होंगे वो भी कैसे होंगे? शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल कहलाते हैं। और ये बात समझ में आ गई। याक नाम का जो जानवर है, यहाँ का काफ़ी फेमस जानवर पाया जाता है, याक। याक जो अभी मैंने आपको दिखाया, ये याक पाया जाता है। ये आपको हिमाचल प्रदेश कुल्लू मनाली में भी मिल जाएगा, अगर घूमने जाओगे तो वहाँ भी आपको मिलेंगे। शीतोष्ण पर्वतीय भाग में याक और उष्ण मरुस्थल में ऊंट पाए जाते हैं। तो शीतोष्ण कटिबंधीय एरिया जो मैंने अभी बताया, वहाँ पर याक नाम का जानवर पाया जाता है, और उष्ण कटिबंधीय जो मरुस्थल होते हैं जैसे थार का मरुस्थल, तो ऊँट ही ऊँट मिलते हैं राजस्थान में। तो यहाँ पर ऊँट जो होता है उसको मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। घोड़े वहाँ पर नहीं दौड़ पाते, क्योंकि वो रेत, बालू रेत जो होती है उस पर दौड़ना संभव नहीं है। जबकि ऊँट के जो पैर होते हैं उसमें गद्देदार होते हैं वो पैर, इसलिए वो धंसते नहीं है कभी रेत में, इसलिए आसानी से दौड़ पाता है वो। दक्षिण एशिया में मानसूनी वन पाए जाते हैं, जहाँ पर साल, चंदन और सागवान आते हैं। दक्षिण एशियाई भाग यानी भारत की बात हो रही है। यहाँ पर मानसून आता है, साल भर में आता है मानसून, और मानसून की वजह से यहाँ पर साल और चंदन और सागवान के वन पाए जाते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। तो ये थी भाई आपकी जलवायु वनस्पति, जिसमें हमने अलग अलग वनस्पतियों की बात की है। आइए बात करते हैं उत्तर पूर्वी एशिया और दक्षिणी एशिया की जलवायु के बारे में। उत्तर पूर्वी एशिया का मतलब क्या होता है? उत्तर पूर्वी एशिया की अगर बात करें हम लोग, तो उत्तर पूर्व में एशिया जो आएगा उसकी जो ठंडी जलवायु होती है, जैसे अगर मैं उत्तर पूर्व में बात करूं, कोरिया की बात कर लूं, या फिर रशिया का जो साइबेरिया वाला इलाका उसकी बात कर लूं, तो रशिया का यानी रूस का जो साइबेरिया का क्षेत्र है, वहाँ की जलवायु काफ़ी ठंडी होगी, क्योंकि वो 0 डिग्री से काफ़ी ऊपर है। तो उत्तर पूर्वी एशिया में अपेक्षाकृत ठंडी जलवायु पाई जाती है दूसरी जलवायु के अलावा, इसलिए यहाँ पर शीतोष्ण वन पाए जाते हैं, ठंडे वाले एरिया वाले। वहीं एशिया के एकदम दक्षिणी भाग में, एशिया का जो दक्षिणी भाग है वो 0 डिग्री के करीब होना चाहिए। एशिया महाद्वीप का बिल्कुल दक्षिणी भाग जो है वो 0 डिग्री के आसपास है, जिस वजह से, और 0 डिग्री का नाम क्या है? विषुवत रेखा। इसी कारण से एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में
विषुवत रेखी जलवायु पाई जाती है। वहाँ पर विषुवत रेखी वन पाए जाएंगे, तो विषुवत रेखी जलवायु है, और यहाँ पर विषुवत रेखी वन पाए जाएंगे। ये विषुवत रेखी वन इतने ज़्यादा घने होते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। पानी की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर घने और सदाबहार वन मिलते हैं। इतने ऐसे ऐसे वन पाए जाएंगे जिसमें प्रकाश धरती पर पहुँच भी नहीं पाता, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। इस वनों में प्रकाश जो है वो धरती के अंदर तक भी नहीं पहुँच पा रहा है। तो प्रकाश जब धरती तक नहीं पहुँचता है तो ऐसे वनों को जो नाम दिया गया वो दिया गया अंधेर वन। तो इन्हें विषुवत रेखी वनों को क्या कहते हैं? अंधेर वन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सघन वन होते हैं और सूर्य की किरणें उन तक नहीं पहुँच पाती, जिसके कारण वे काफ़ी लंबे और ऊंचे होते हैं। सूर्य की किरणें भी ज़मीन तक नहीं पहुँच पाती और इनको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी मिलता है, जिसकी वजह से ये बहुत ऊंचाई तक ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधे होते हैं। जैसे अभी एशिया में तो इतने बड़े जंगल आपको नहीं मिलेंगे, इतने बहुत फेमस जंगल तो नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील में बहुत बड़े जंगल हैं, अमेज़न के जंगल, ये कुछ इस तरीके के जंगल हैं। अब बात करते हैं एशिया की जनसंख्या की। क्या एशिया की जनसंख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों, और एशिया की जनसंख्या एक अपने आप में एक समस्या भी बन चुकी है। तो क्या जनसंख्या की जो तीव्रता से वृद्धि हो रही है, क्या उसको कंट्रोल करना सही नहीं है? तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? क्या जनसंख्या के वाकई में दुष्प्रभाव होते हैं? तो चलो उसको समझते हैं। बढ़ती जनसंख्या के दुष्प्रभाव भी बताएं, ये हमें बताना पड़ेगा क्या दुष्प्रभाव है। आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि बढ़ती जनसंख्या के दुष्प्रभाव क्या है। जनसंख्या कम करने के प्रति हमें सजग रहने की आवश्यकता है। तो जनसंख्या के दुष्प्रभाव क्या होता है ये तो बताना ही है, साथ ही साथ ये भी आपको सोचना है कि हमें सजग रहना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्यों आवश्यकता सजग रहने की। तो मैं आपको बता दूं कि अगर जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो संसाधनों पर भार आएगा। कृषि से जो उपज हो रही है उसको डबल करना पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि हो रही है। और इतने ही लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधा की व्यवस्था, घरों की व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था, मतलब संसाधनों के मुकाबले लोगों की जनसंख्या का जो अनुपात है वो बढ़ जाएगा, तो संसाधनों पर लोगों का भार आ जाएगा। और वैसे भी बहुत सारे संसाधन लगातार खत्म होते जा रहे हैं, ऐसे में धरती पर ये भार के समान हो जाएगा। हमें अपने देश और महादेश को जनसंख्या विस्फोट से बचाना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट उस देश को गरीबी की ओर ले जा सकता है अगर जनसंख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ी तो। क्योंकि इतनी सारी जनसंख्या को एक स्वस्थ और सुखी लाइफ देना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए जनसंख्या अपने आप में एक समस्या भी हो सकती है। एशिया में रहने वाले लोगों की यदि मानव श्रृंखला बनाई जाए, अब जनसंख्या को भी यहाँ पर कैसे दर्शाया गया है भाई, एशिया की जनसंख्या 400 करोड़ है। अब इन 400 करोड़ों को ऐसे हाथ बांध के मानव चेन बनाई जाए, ह्यूमन चेन बनाई जाए, तो ये विषुवत रेखा जो है ना, जो आपका 0 डिग्री वाला होता है, यानी जो पृथ्वी है इसके आसपास यहाँ पर चेन बना दी जाए, तो इसके आसपास अगर हम लोग ऐसा चेन बनाकर गोला बनाए तो 100 बार राउंड कर देंगे, तब तक हमारी एशिया की जनसंख्या खत्म ही नहीं होगी। 100 बार हम लोग चेन बना सकते हैं, इतनी बड़ी। तो विषुवत रेखा पर यह 100 बार बनेगी मानव श्रृंखला। चीन और भारत तो विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं, और एशिया महादेश को मानव का घर भी कहा जाता है, इसे होम ऑफ मैन कहा जाता है, मानव का घर, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। ये तो हुई जनसंख्या की बात। जनसंख्या के साथ साथ एक और अहम मुद्दा आता है जीवन प्रत्याशा का। ये बड़ी अच्छी डेफिनेशन, इसको समझने की ज़रूरत है। जीवन प्रत्याशा को हम लोग थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करें, इसको तोड़ के देखें तो इसको हम लोग बोलते हैं जीवन के प्रति आशा, मतलब जीवन की जीने की संभावना। हमारे देश में औसतन भारत में अगर लोगों के जीने की जो उम्र है वो कितनी है, तो किसी देश में लोगों के जिंदा रहने की जो उम्र होती है, औसत आयु जो होती है, उसी को कहा जाता है जीवन प्रत्याशा, जिसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ। किसी विशेष स्थान में निवास करने वाले निवासियों के जीवित रहने की औसत आयु ही क्या कहलाएगी? जीवन प्रत्याशा है। जैसे अगर जापान की बात करें तो पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा जीवन प्रत्याशा जापान में ही है। वही भारत की बात की तो भारत की जीवन प्रत्याशा लगभग 69.5 वर्ष है। मतलब औसतन भारत में एक व्यक्ति 69.5 साल जीता है, 69.5 ईयर जीता है दोस्तों। ये तो भारत की हुई। जापान की तो 80-85 के आसपास होगी, उससे भी ज़्यादा हो सकती है। जापान में लोगों की उम्र ज़्यादा है। ज़्यादा होने का कारण क्या है? ज़्यादा होने का कारण वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, जिससे कि वहाँ पर डेथ रेट में कमी आई है।
और साथ ही साथ डेथ रेट में कमी आई है, और साथ ही साथ स्वास्थ्य सुविधा अच्छी होने की वजह से लोग जो है हर एक बीमारी का इलाज करवा सकते हैं। जीवन प्रत्याशा भी एशिया महाद्वीप के जापान में सबसे अधिक पाई जाती है। जापान में सबसे ज़्यादा है जीवन जीने की जो आयु होती है औसत, वो जनसंख्या अधिक होने के बाद भी। मज़ेदार यह है, एशिया में जनसंख्या बहुत ज़्यादा होने के बाद भी मज़ेदार बात तो यह है कि कुछ एरिया है जहाँ पर बिल्कुल जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है, और कुछ एरिया ऐसे भी जहाँ पर जनसंख्या बहुत घनी पाई जाती है। अगर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो हर जगह बराबर जनसंख्या मिलनी चाहिए, लेकिन हर जगह बराबर जनसंख्या नहीं मिलती। तो मज़ेदार यह है कि कई ऐसे स्थान हैं जहाँ बहुत कम मानव निवास करते हैं, और कई स्थान ऐसे भी हैं जहाँ काफ़ी जनसंख्या निवास करती है। जैसे अगर मैं घनत्व की बात कर लूँ, घनत्व तो आप समझ रहे होंगे ना, किसी 1 स्क्वायर किलोमीटर इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या। बिहार का क्षेत्रफल घनत्व सबसे ज़्यादा है, लगभग 1100 लोग 1 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहते हैं। तो बिहार में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे ज़्यादा है। अगर वहीं हम लोग बिहार की जगह अरुणाचल प्रदेश की बात करें, तो अरुणाचल प्रदेश में जहाँ ये 1100 लोग बिहार में रहते हैं ना, ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश में टोटल जो लोग रहते हैं इस एरिया में 1 किलोमीटर एरिया में केवल 13 लोग रहते हैं। तो यही तो मज़ेदार बात है कि एक ही देश में होते हुए भी 2 राज्यों में अलग अलग जनसंख्या घनत्व है। जहाँ पर बिहार में 1100 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहते हैं, वहीं अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 1 इकाई क्षेत्रफल 1 किलोमीटर प्रति क्षेत्रफल वाले इलाके में केवल 13 लोग आपको मिलेंगे। क्योंकि कितना डिफरेंस है ये। बाकी जीवन प्रत्याशा की डेफिनेशन हमने पढ़ ली है, एक बार फिर से इसको पढ़ सकते हैं। किसी स्थान विशेष में निवास करने वाले निवासियों के जीवित रहने की औसत आयु को ही जीवन प्रत्याशा कहते हैं। तो ये चीज़ नोट डाउन जरूर करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, जीवन प्रत्याशा क्या है और भारत की जीवन प्रत्याशा क्या है, ये भी जरूर नोट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना है। नेक्स्ट, जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या भी 2 तरीके से भारत में हो या किसी भी देश में रह रही होगी। हर देश में कहीं ना कहीं ग्रामीण जनसंख्या होगी, तो फिर शहरी जनसंख्या भी होगी। जैसे भारत की बात कर लें तो भारत में ग्रामीण जनसंख्या तो है ही, ग्रामीण के साथ साथ शहरी जनसंख्या भी है। कुछ देश ऐसे हैं जहां पर ग्रामीण जनसंख्या बिल्कुल भी नहीं पाई जाती, 100% शहरी जनसंख्या पाई जाती है, और एक आध देश ऐसे भी है जहां पर शहरी जनसंख्या बिल्कुल नाम मात्र की है, ज़्यादातर जनसंख्या वहां पर गाँव में निवास करती है। उसके 2 एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं। सिंगापुर शहर की 100% आबादी जो है वो शहरों में निवास करती है। सिंगापुर देश है वो छोटा सा, एक ही सिटी है वहाँ पर। सिंगापुर देश की टोटल जनसंख्या जो है वो शहर में निवास करती है। उसी के उल्टा अगर भूटान देश की बात करें तो भूटान में 93% लोग गाँव में रहते हैं, केवल 7% लोग हैं जो भूटान के शहर में रहते होंगे, बहुत कम है, शहरी नहीं, वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा है। तो इस तरह से हम लोग ये बात कर सकते हैं। आप चाहे तो इस डायग्राम को देखकर भी, आप इस चार्ट को देखकर भी आप समझ सकते हैं। ये दंड आरेख है जिसमें बताया गया है जनसंख्या प्रतिशत में। अगर दक्षिणी एशिया की बात करें तो दक्षिणी एशिया में केवल 5% लोग जो है वो शहरों में निवास करते हैं, जबकि दक्षिण पूर्वी एशिया में 43% लोग शहरों में निवास करते हैं। वहीं दक्षिण पश्चिम एशिया की बात करें तो वहाँ पर 73% लोग शहरों में निवास करते, बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते। दोस्तों ध्यान रखना, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास उन्हीं देशों में ज़्यादा करेंगे जहाँ पर एग्रीकल्चर ज़्यादा होती है, जहाँ पर खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में होगी, वहाँ पर ज़्यादा लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। दक्षिण एशिया की कुल आबादी का 29% ही शहरीकरण हुआ है। तो दक्षिण एशिया में 29% शहरीकरण हुआ है, जबकि दक्षिण पश्चिम एशिया की बात करें, दक्षिण पश्चिम एशिया की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर 2/3, 2/3 आबादी शहरों में निवास करती है। दक्षिण पश्चिम एशिया की बात करें तो यहाँ पर दक्षिण और दक्षिण पश्चिम एशिया की बात करें तो यहाँ पर 2/3 जनसंख्या जो है वो शहरों में निवास करती है। अब ये दक्षिण और दक्षिण पश्चिम एशिया है क्या? दक्षिण पश्चिम एशिया जो है ये आपका पड़ता है सऊदी अरब, UAE, ईरान, इराक, ये सारे शहर पड़ते हैं, देश पड़ते हैं। जबकि दक्षिणी एशिया में भारत समेत भारत के आसपास के जितने भी पड़ोसी देश है वो सारे के सारे आते हैं। भारत जनसंख्या का वितरण और शहरीकरण में इतना असमानता क्यों है? क्या कारण है कि जनसंख्या में अलग अलग जगह पर शहरीकरण अलग अलग है? अगर शहरीकरण होता तो सब जगह बराबर क्यों नहीं होता? सिंगापुर में 100% क्यों है और एशिया जैसे भारत के जैसे देशों में 27% क्यों है? इसका कारण है जलवायु। भारत की जलवायु, मिट्टी और जल की उपलब्धता तीनों यहाँ पर मिलती है। भारत में जलवायु भी मिलती है,
यहाँ पर समतल खेत भी मिल जाते हैं और यहाँ पर पानी की व्यवस्था भी, इसलिए यहाँ पर कृषि करना बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पर कृषि की पूरी पूरी संभावनाएं जलवायु के हिसाब से भी बहुत अच्छी है। यहाँ पर आदि जनसंख्या के ग्रामीण वितरण को प्रभावित करते हैं। आदि किस वितरण को प्रभावित करते हैं, इसको ये ध्यान रखना, ग्रामीण वितरण को प्रभावित करते हैं कौन, जलवायु, मिट्टी और जल की उपलब्धता आदि जनसंख्या के ग्रामीण वितरण को प्रभावित करते हैं। वहीं यातायात के साधन, संचार के साधन, उद्योगों का विकास और रोजगार के साधन तथा नागरिकों के लिए जो सुविधाएं दी जाती, स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य दूसरी सुविधाएं इत्यादि शहरीकरण के वितरण को प्रभावित करती है। तो शहरीकरण के वितरण को प्रभावित कौन करती है, रोजगार चाहिए, रोजगार, शहरीकरण, शहरों में लोग क्यों जाते हैं। अगर मान लो मैं किसी गांव से बिलोंग करता हूं और मैं गांव से हट करके शहरों की ओर जा रहा हूं, तो मैं किस कारणवश जाऊंगा, मुझे अच्छी सुख सुविधा चाहिए, मुझे स्वास्थ्य सुविधा बढ़िया चाहिए, मुझे रोजगार अच्छा चाहिए, उद्योग धंधे वहीं पर है, रोजगार भी वहीं मिलेगा और साधन भी सब कुछ, यातायात के साधन भी यहाँ मिल जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में वह पसंद करेगा रहना जिसको खेती करने में काफ़ी इंटरेस्ट है, जिसको ग्रामीण परिवेश बहुत अच्छा लगता है, जहाँ पर जलवायु है, मिट्टी है, जल की उपलब्धता है पूरी, वो व्यक्ति खेती में अपना काम जो है देखेगा। जिस व्यक्ति को खेती में नहीं समझ में आता या जिसके पास खेत नहीं है, भले जलवायु अच्छी हो, तो वो शहरों की ओर भागेगा। तो ये अंतर होता है इन दोनों में। तो प्रभावित करने वाले कारक जरूर याद रख लेना आप कि ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या बढ़ने का कारण क्या है और शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या बढ़ने का कारण क्या है। दक्षिण एशिया के, अब बात करते हैं, बहुत अच्छा संगठन है जिसका नाम है सार्क, इसको बोलते हैं दक्षेस, दक्षेस के नाम से भी जानते हैं, अंग्रेजी में इसका फुल फॉर्म होता है ये सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, उसको बोलते हैं सार्क। तो ये सार्क 8 देशों का, दक्षिण एशिया के 8 महत्वपूर्ण देशों का संगठन है। इस संगठन में सार्क कहलाता है और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना 1985 में हुई थी। ये 1985 में बना था ये संगठन, और मैं आपको बता दूं ये भारत है और यहाँ पर है नेपाल और यहाँ पर है भूटान और यहाँ पर है आपका पाकिस्तान, मतलब हमारा नहीं है, आपका नहीं है, मतलब एशिया का पाकिस्तान, और यहाँ पर है अफगानिस्तान और यहाँ पर है आप अपना श्रीलंका। तो 8 देश टोटल यहाँ पर होने चाहिए और यहाँ पर आपका आ गया एशिया का बांग्लादेश। तो बांग्लादेश भी इसमें शामिल है, भूटान भी इसमें शामिल है, भूटान 2, नेपाल भी इसमें शामिल है 3, भारत भी इसमें शामिल है 4, हमारा अफगानिस्तान इसमें शामिल है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान इसमें शामिल है, पाकिस्तान, श्रीलंका इसमें शामिल है, श्रीलंका, और एक छोटा सा द्वीप यहाँ पर भी मिलेगा आपको, इसका नाम है मालदीव। तो ये जो राज्य, ये जो आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये टोटल 8 देशों का समूह है जिसे हम लोग बोलते हैं सार्क। इस सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी, जिसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। भारत, नेपाल, ये देख लिया आपने, भारत है इसमें, नेपाल है इसमें, श्रीलंका है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान और मालदीव इसके सदस्य हैं। सबसे अंत में जो इसका सदस्य बना, 8वां सदस्य जो बना है वो है आपका अफगानिस्तान, सबसे नया है, आखिरी में बना है। तो टोटल इन काम क्या करते हैं, ये अपनी मीटिंग करते हैं, हर साल मीटिंग करते हैं और इन क्षेत्रों में आने वाली समस्याओं के बारे में चर्चा करते हैं और कुछ एग्रीमेंट साइन करते हैं कि चलो यहाँ पर आपकी समस्या चल रही है तो हम आपका हेल्प कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो सारी चीज़ें यहाँ पर होती है। एक समूह है ये इन देशों का अपने आप को बाहर निकालने का। यहाँ पर आतंकवाद जैसी समस्या है कि कॉमन प्रॉब्लम है, तो उसको समस्या को भी सॉल्व करना इनका मेन जो है ऑब्जेक्टिव बन जाता है। एशिया महाद्वीप में 70% लोग कृषि से ही जीविका प्राप्त करते हैं।
अगर एशिया महाद्वीप की जनसंख्या की खासियत बताई जाए तो एशिया महाद्वीप के 70% लोग कृषि से अपनी जीविका प्राप्त करते हैं, मतलब खेती ही इनके लिए जीविका का साधन है। एशिया की बात करूँ, मैं खाली भारत की बात नहीं कर रहा हूँ। जनसंख्या घनत्व भी लगातार बढ़ ही रहा है एशिया में, तो भूमि पर दबाव भी बढ़ता जा रहा है। अब जनसंख्या जब 70% लोग खेती पर निर्भर कर रहे हैं और जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है कि भूमि पर दबाव तो बढ़ेगा। बढ़ती जनसंख्या का कुप्रभाव सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन पर भी पड़ता है। बढ़ती जनसंख्या हमें कैसे प्रभावित करेगा, हमारे किस किस चीज़ को प्रभावित करती है, तो हमारे सामाजिक जीवन को बढ़ती जनसंख्या प्रभावित करेगी। जहाँ जनसंख्या बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं देश में इकोनॉमिकल कहीं ना कहीं समस्या तो उत्पन्न होगी। देश में जो है आर्थिक रूप से जो विषमता है वो आना शुरू हो जाएगी, तो ये सामाजिक समस्या है। आर्थिक समस्या की बात करें तो आर्थिक समस्या ये है कि सब लोगों के पास रोजगार नहीं होगा, ऐसे में आय के स्रोत कहाँ से आएंगे, क्योंकि लोगों को खाने को भी नहीं मिलेगा। इतना ज़्यादा भार आ जाएगा धरती के ऊपर कि वो कितना उगाएंगे उसमें, तो ये संसाधनों का भार आ जाएगा। राजनीतिक तो रूप से जो है प्रभावित होगा। जनसंख्या राजनीतिक रूप से कैसे प्रभावित करेगी? अब जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा केवल इस वजह से बैठा हुआ है कि जो सरकारें हैं वो उनके लिए काम करेगी, ऐसे में सरकार के ऊपर भी भार रहेगा हमेशा कल्याण करने का। देश ग्रो करने की बजाय केवल देश के लोगों को पालना ही उसके लिए हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देश की जनसंख्या देश पर भार नहीं बल्कि देश का सम्मान और देश को आगे बढ़ाने वाली होना चाहिए। मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे एशिया महाद्वीप की बात कर रहा हूँ जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है। सांस्कृतिक जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। हम जो जिस कल्चर से जिस ट्रेडिशन से हम लोग जी रहे हैं उस पर भी काफ़ी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। पहले लोग त्योहारों को, पहले इन चीज़ों को बहुत तरीके से मानते थे, पहले रिश्तों और इन चीज़ों का बहुत वैल्यू होता था। ये वैल्यू धीरे धीरे गिरती जा रही है क्योंकि लोगों को केवल और केवल अब जो है अपना काम निकालना है, काम करना है, मतलब कुल मिला के अपना घर चलाना है। बहुत बड़ी समस्या, रोजगार एक बड़ी समस्या हो गई। तो जिस आदमी के पास रोजगार नहीं है वो त्यौहार क्यों मनाएगा, उसके पास बड़ी समस्या है। तो हमारे पास हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के अलावा बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से सांस्कृतिक जीवन पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ रहा होता है और पुरानी जो हमारी सांस्कृतिक गतिविधियां हैं वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, जिसकी वजह से। एशिया महाद्वीप की सांस्कृतिक विविधता है, तो सांस्कृतिक विविधता के बारे में बात करते हैं। एशिया महाद्वीप की सांस्कृतिक विविधता एवं परिवंश, यहाँ पर विविधता कैसे पाई जाती है? देखिए, एशिया महाद्वीप की संस्कृति में क्या क्या आता है? कला आता है, संगीत, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान। संगीत, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, कला, इन सभी को बोलते हैं हम लोग सांस्कृतिक विषमता। और पूरे एशिया में ये विविधताओं से भरा हुआ एशिया। क्यों? क्योंकि एशिया एक तो बहुत बड़ा है। एशिया क्षेत्रफल में बड़ा होने की वजह से हर एक देश में अलग अलग तरह की कला, खान पान, रहन सहन यहाँ पर पाया जाता है। जैसे कि आप जापान, कोरिया या चाइना जैसे देश में जाओगे तो वहाँ पर लोग नूडल्स वगैरह जो खाते हैं, जो लोग खाना वाना जो भी खाते हैं, तो 2 डंडियों का इस्तेमाल करते हैं, स्टिक से, वो चॉपस्टिक से खाना खाते हैं। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो भारत में हम लोग हाथ और उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं, तो उंगलियों से खाना खाते हैं। भारत, पाकिस्तान और आसपास के जितने भी देश हैं यहाँ पर, तो ये भी तो कल्चरल डिफरेंस है। खान पान का तरीका भी हमारा अलग है। हमारे यहाँ रोटी सब्जी दाल ये सब चलता है, ये आप चाइना में जाओगे तो आपको रोटी सब्जी जैसी कोई चीज़ मिलेगी नहीं। जापान में जाओगे तो ऐसी कोई चीज़ मिलेगी नहीं, वहाँ के लोग ये खाना पसंद नहीं करते, वहाँ का फूड का तरीका अलग है। हमारे यहाँ के पहनावा, धोती कुर्ता पूरी दुनिया में आपको यही मिलेगा, उनकी अलग से चलता है, हमारे अलग चलता है। तो ये क्या, ये सांस्कृतिक विभिन्नताएं हैं। तो सांस्कृतिक रूप से एशिया में बहुत सारी विविधता पाई जाती है। विश्व में सभी धर्मों की उत्पत्ति की बात करें, धर्म की बात करें तो विश्व के सभी धर्मों की उत्पत्ति इसी महाद्वीप की धरती से हुई है। जैसे हिंदू धर्म भारत से पनपा है, आपको पता है भारत में सबसे पुराना धर्म है। सनातन धर्म जो है वो भारत से ही जागृत हुआ है। मुस्लिम धर्म की बात करें तो ये एशिया महाद्वीप से तो जुड़ा हुआ है, मक्का, मदीना, सऊदी अरब से इसका जुड़ाव है। ईसाई धर्म की बात करें तो यरूशलेम की बात करते हैं हम लोग, इजराइल में यरूशलेम ईसाई धर्म का बहुत बड़ा स्थल है, वहाँ से इसका संबंध है। बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म जो है भारत के अपने बिहार से ही तो शुरू हुआ था, तो भगवान बुद्ध के से शुरू हुआ था। आदि ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म, ये सारे के सारे धर्म की जो मतावलंबियों की प्रमुखता, मतावलंबी मतलब इनको मानने वालों की प्रमुखता कौन से महाद्वीप में पाई जाती है? एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। तो ऐसा कह सकते हैं कि सांस्कृतिक विभिन्नता के साथ साथ यहाँ पर विभिन्न धर्मों का उदय भी हुआ है एशिया में। ये हमारे एशिया की सांस्कृतिक विभिन्नता है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि एशिया को सभ्यताओं का पलना भी कहते हैं,
और ये विभिन्नता आज की नहीं, बहुत पुरानी है। अगर हम लोग प्राचीन कालीन इतिहास की बात करें, पुराने इतिहास को खोज कर निकालेंगे ना, तो भी दुनिया की पुरानी से पुरानी सभ्यताओं का उद्गम भी हमारे एशिया में मिलता है। जैसे दुनिया की बहुत पुरानी से पुरानी सभ्यता की बात की जाए तो उसमें एक तो नाम भारत की सिंधु घाटी सभ्यता का आता है, दूसरा नाम आता है इराक में दजला फरात नदियों के बीच स्थित मेसोपोटामिया की सभ्यता का, तीसरा नाम आता है चाइना की हांगहो नदी घाटी में स्थित हांगहो नदी घाटी सभ्यता। तो ये चाहे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी के किनारे भारत पाकिस्तान की बात की जाती है, वहीं उसके अलावा दजला फरात नदी में मेसोपोटामिया की बात की जाती है, या फिर हांगहो नदी घाटी चीन की सभ्यता की बात की जाए, ये सारी की सारी प्राचीन सभ्यता, इन सभी का जन्म एशिया में हुआ है। तो चाहे दजला फरात नदी घाटी की मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, या सिंधु घाटी की भारत पाकिस्तान की सभ्यता हो, या हांगहो नदी घाटी की सभ्यता, ये सभी एशिया महाद्वीप में ही विकसित हुए हैं। इसीलिए एशिया महाद्वीप को सभ्यता का पलना कहते हैं। एशिया महाद्वीप को क्या बोलते हैं? सभ्यताओं का पलना के नाम से जानते हैं। सभ्यता पली बड़ी यहाँ पर, यहीं से शुरू हुई थी। मैदानी इलाकों और नदी घाटियों में कृषक, इस एशिया की बात कर रहा हूँ मैं, एशिया की संस्कृति में कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। और जहाँ जहाँ मैदानी भाग है और जहाँ जहाँ नदी वाले भाग है, उन एरियो में पूरे एशिया में लोग खेती करना पसंद करते हैं। और एशिया में दोनों तरह की खेती होती है। एशिया में आधुनिक खेती तो होती ही है, उसके साथ साथ पारंपरिक खेती भी हमारी अभी भी चल रही है। भारत में भी बहुत सारे किसान परंपरागत रूप से खेती कर रहे हैं। परंपरागत खेती का मुख्य उद्देश्य केवल अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना, जीवन निर्वाह की खेती होती है वो। तो कृषक समाज में परंपरागत कृषि और आधुनिक कृषि को अपनाया है। जैसे कि जापानी कृषकों ने दोनों तरह के कृषि को अपनाया, अपने खाने के लिए भी उगाते हैं, बेचने के लिए भी उगाते हैं। 20वीं सदी से एशियाई राष्ट्रों में राष्ट्रीयता की लहर भी दौड़ उठी। मैं आपको बता दूं, एशिया के ज़्यादातर देश यूरोपियन देशों के गुलाम थे, और 20वीं सदी में भारत समेत बहुत सारे देशों में आज़ादी की लहर उठी कि राष्ट्रीयता पनपी कि हमारा देश तो स्वतंत्र होना चाहिए। राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हुई और लगातार देशों ने औपनिवेशिक शासन से मुक्ति भी पाई है। और इसलिए एशियाई राष्ट्र उपनिवेशवाद से मुक्त हो गए थे, क्योंकि उनके अंदर एक भावना जागी थी। चाइना की बात कर ली जाए, जापान, इंडिया और बहुत सारे वियतनाम ऐसे देश हैं। पश्चिमी राष्ट्रों के प्रभाव से यहाँ की संस्कृति में भी बदलाव आया। अब भारत में 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, तो 200 साल राज करने के बाद भारतीय संस्कृति में अंग्रेजी संस्कृति का कहीं ना कहीं मेल जोल तो बड़ा होगा। तो हमारी संस्कृति भी कहीं ना कहीं किससे, पश्चिमी संस्कृति से बिल्कुल यहाँ पर प्रभावित होती है। कुछ कुछ देशों की संस्कृति तो इतनी प्रभावित होती है कि पूरी तरह से आज वहाँ पर उन साम्राज्यवादी शक्तियों की संस्कृति चलती। जैसे सिंगापुर, हांगकांग की बात कर लो। सिंगापुर और हांगकांग ऐसे देश है जहाँ पर पूर्णतः यूरोपीय शैली में शहरीकृत हुए हैं। यूरोप की पूरी शैली चलती है वहाँ पर, शहरों वाली। तो वहाँ पर शहर बने हैं, ग्रामीण अर्थ व्यवस्था नहीं है, शहरी व्यवस्था है। वो पूरी की पूरी यूरोप पर केंद्रित है, उसके जैसी है। अगर एशिया की प्रमुख फसल की बात करें तो धान यहाँ की प्रमुख फसल है। एशिया की जो मेन फसल है, मेन क्रॉप है, वो धान है। और मछली मुख्य आहार के रूप में एशिया में इस्तेमाल करते हैं। आप और हम भले ही शाकाहारी हो सकते हैं, लेकिन भारत और दुनिया समेत कई देशों में ऐसे लोग हैं जो नॉन वेजिटेरियन भी हैं और जिनको जो मांसाहारी हैं, जिनमें मछलियाँ खाना और अन्य जो है मांस खाना पसंद करते हैं। तो शाकाहारी लोगों की संख्या तो वैसे भी पूरी दुनिया में कम है। भारत में ही आपको ज़्यादातर मिलेंगे, बाकी दुनिया में तो नहीं मिलेंगे। अगर बात करें हम लोग जैसे खाने की विशेषता की बात कर रहा था मैं, कि जापान जैसे देश में 2 डंडियों से, चॉपस्टिक से खाते हैं, वही वाली बात यहाँ पर लिखी गई। जापान, कोरिया और वियतनाम के लोग लकड़ी की 2 पतली डंडियों के सहारे भोजन करते हैं, जबकि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये हमारा देसी तरीका है हमारा, इत्यादि देशों में उंगलियों से खाना खाते हैं। हम लोग उंगलियों से खाना खा सकते हैं। ये चॉपस्टिक का फोटो आप देख सकते हैं। देखो, फास्ट फूड जो है इनके यहाँ पर, ये इस तरह से खाते हैं। ये एक ही हाथ से चॉपस्टिक को पकड़ते हैं, उससे खा जाते हैं। हम लोग हाथ से ही लपेट देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों में अंतर, ये क्या है, ये सांस्कृतिक विभिन्नता का ही एक एग्जाम्पल है। इस महादेश को, इस पूरे एशिया को सांस्कृतिक विविधता के आधार पर विभिन्न सांस्कृतिक उपभागों में विभाजित किया गया है। तो इसको देख लेते हैं। इस महादेश को कई सांस्कृतिक उप प्रदेशों में विभाजित किया गया, मतलब एशिया को अलग अलग बांट दिया जहाँ की संस्कृति कॉमन है। जैसे अगर दक्षिण एशिया की बात करें, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल,
बांग्लादेश, इन सभी की अगर देखा जाए तो लगभग यहाँ के लोग सब एक जैसे ही हैं। रहन सहन, बोलने का तरीका, काम करने का तरीका सब लगभग एक जैसा, डिफरेंस नहीं यहाँ पर। तो पूरा एक एरिया मान लिया, एक संस्कृति का एक एरिया। ऐसे ही पूरे एशिया को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है, उप प्रदेशों में। सांस्कृतिक उप प्रदेश नाम दिया गया इसको। पहला उप प्रदेश है पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? पूर्वी एशिया में आता है आपका चीन आता है, कोरिया आता है, जापान आता है। कोरिया में दोनों कोरिया, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। तो इसके अंतर्गत चीन, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। ऐतिहासिक रूप से इस पूरे इलाके में चाइना का ही वर्चस्व है। कैसे है? क्योंकि इस पूरे इलाके में यानी उत्तर कोरिया देख लो, दक्षिण कोरिया देख लो, जापान देख लो, चाइना देख लो, सब जगह पर बौद्ध धर्म का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रादुर्भाव रहा है, प्रभाव रहा है। चीनी संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है और माओवाद भी काफ़ी यहाँ तक मिलता है। तो माओवाद और बौद्ध धर्म दोनों की प्रमुखता है। ऐतिहासिक रूप से इलाकों में चीन का प्रभाव रहा है, यहाँ बौद्ध धर्म और माओवाद की प्रमुखता है। ये दोनों चीज़ कहाँ से जुड़ी हुई? चाइना से जुड़ी हुई है। भले ही बौद्ध धर्म का उदय भारत से रहा हो, लेकिन प्रमोशन जो हुआ है, जो बौद्ध धर्म फेमस हुआ है, वो चीन से बहुत ज़्यादा हो गया है। इस पूर्वी एशिया के लोगों के जीवन पर कन्फ्यूशियस के दर्शन का काफ़ी प्रभाव झलकता है। कन्फ्यूशियस काफ़ी ग्रेट फिलोसोफर थे वहाँ के, चाइना के, उनका दर्शन झलकता है। और चीन की जो लिपि लिखी जाती है वो दुनिया की सबसे पुरानी लिपि में से एक है। तो चीन की लिपि तो चलो ठीक है, चाइनीज़ लिपि है, लेकिन चीन की जो भाषा, चाइनीज़ भाषा, उसका नाम है मंडारिन। तो चीन में जो भाषा बोली जाती है, दुनिया में सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है मंडारिन। सबसे बड़ी भाषा है दुनिया की चाइना वाली, क्योंकि चाइना में, पूरे चाइना में एक ही भाषा बोलते हैं। इंडिया में हिंदी है, बड़ी भाषा है, लेकिन पूरे इंडिया वाले हिंदी नहीं बोलते, तो बाहर वाले क्या बोलेंगे? इंडिया में हिंदी पूरा नहीं बोलते, साउथ इंडिया में हिंदी नहीं बोली जाती। इसका प्रभाव जापान और उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की भाषा पर पड़ा है। ये जो चीनी लिपि और चीनी भाषा है, इसका प्रभाव उत्तर कोरिया और जापान के ऊपर काफ़ी पड़ा है, उनकी भाषा पर। अब बात करते हैं दक्षिण एशियाई देशों की। दक्षिण एशिया में कौन से देश आते हैं? दक्षिण एशियाई देशों की बात करें तो दक्षिण एशिया में भारत समेत भारत के आसपास के जितने भी पड़ोसी देश हैं वो सारे के सारे आते हैं। जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, ये सारे के सारे देश इसमें आते हैं। तो इसमें प्रमुखतः देश कौन कौन से आते हैं? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान एवं श्रीलंका जैसे देश आते हैं। दक्षिण भारत के राज्यों के अलावा, दक्षिण भारत के राज्यों को छोड़ दो तो उसके अलावा उत्तरी श्रीलंका में द्रविड़ संस्कृति पाई जाती है। मतलब भारत के दक्षिण भारत जो है ना, दक्षिण भारत के राज्य कौन कौन से हैं? आपको साउथ इंडिया के राज्य की अगर बात, ये यहाँ पर आपका श्रीलंका है। साउथ इंडिया का जो सब काफ़ी बड़ा राज्य, उसका नाम है तमिलनाडु। यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, यहाँ पर केरला है, यहाँ पर कर्नाटक है। तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तो पूरी संस्कृति ये क्या कहलाती है? चाहे मैं मलयालम की बात करूँ, मलयालम भाषा की बात करूँ, चाहे तमिल भाषा की बात कर लो, चाहे आपकी तेलुगु भाषा की बात कर लो, या लास्ट आपकी कन्नड़ भाषा, ये सब चारों भाषा जो क्या है, क्या कहलाती है? इसको बोलते हैं हम द्रविड़ भाषा। द्रविड़ भाषा, और यहाँ की संस्कृति भी कैसी है? द्रविड़ संस्कृति है। तो ये द्रविड़ भाषा आपको भारत के साथ साथ यहाँ श्रीलंका में मिलेगी। श्रीलंका में भी द्रविड़ संस्कृति काफ़ी हद तक मिलती है, क्योंकि श्रीलंका में भी लोग तमिल बोलते हैं, बहुत ज़्यादा तमिल भी बोलते हैं। तो दक्षिण भारत के राज्यों के अलावा श्रीलंका में भी क्या पाए जाते हैं? द्रविड़ संस्कृति पाई जाती है। वहीं अगर बात करें हम लोग बांग्लादेश और भारत के पश्चिम बंगाल में भी, बांग्लादेश तो पूरा बंगाल से बना हुआ है। आपको पता ना, हमारा जो पश्चिम बंगाल है उसे पश्चिम बंगाल क्यों कहते हैं? क्योंकि बंगाल दो भाग में टूटा था। जैसे एक बंगाल बहुत बड़ा एक राज्य था हमारा, एक बंगाल, ये बंगाल को दो भाग में तोड़ा गया। तो बंगाल का जो पूर्वी भाग है, ये पूर्वी बंगाल, ये कहलाया पूर्वी पाकिस्तान। ये तो बंगाल ही ना, लेकिन ये वाला बंगाल जो हमारे हिस्से है, इसका नाम क्या रखा गया? पश्चिमी बंगाल। और ये पूर्वी पाकिस्तान, बाद में नाम इसका क्या हो गया? बांग्लादेश नाम का नया देश बन गया, इसलिए बांग्लादेश कहलाया। और बांग्ला भाषा बोली जाती है। तो कुछ भी हो, डिवाइडेशन तो बाद में हुआ, प्राकृतिक रूप से तो एक ही हिस्सा था ना, इसलिए भारत का उधर बांग्लादेश और भारत का पश्चिम बंगाल में भी समान सांस्कृतिक
जो है वो विरासत देखने को मिलती है, एक जैसे तो विरासत देखने को मिलेगी, कैसे अंतर होगा जबकि एक ही चीज से बना हुआ है। भारत के सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों के अलावा नेपाल और भूटान के देश में संस्कृति एक जैसी पाई जाती है। अगर मैं भारत का ये ऊपर वाले हिस्से की बात करूं और उत्तर पूर्वी इलाकों की बात करूं, तो जो इलाके इधर नेपाल और भूटान से जुड़े हुए हैं, तो जो इलाके नेपाल और भूटान से जुड़े हुए, यहाँ पर नेपाल है, तो उनकी संस्कृति कैसी होगी? नेपाल जैसी होगी। नेपाल और भूटान की संस्कृति हमारे राज्यों से मेल जोल तो रखेगी। कौन कौन से राज्यों से रखेगी? सिक्किम तो बिल्कुल नेपाल भूटान के बीच में है। मैप देखना आप ढंग से इंडिया का। अरुणाचल प्रदेश भी भूटान से रखता है जगह। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों के अलावा नेपाल और भूटान में भी समान सांस्कृतिक परिवेश पाया जाता है। एक जैसी संस्कृति यहाँ पर मिलेगी। पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल में जो भाषा बोली जाती है वो है इंडो आर्यन भाषा। इंडो आर्यन भाषा हमारी भारतीय भाषा से मिली जुली होती है। वहीं अगर हम लोग उत्तर पूर्वी भारत की बात करें, उत्तर पूर्वी में मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश ये आते हैं। इनमें तिब्बत बर्मन भाषा बोली जाती है, क्योंकि इनके ऊपर तिब्बत है और साइड में बर्मा है यानी म्यांमार। तो बर्मा और तिब्बत की मिली जुली भाषा यहाँ पर मिलती है, तो ये इस प्रकार की भाषा बोली जाती है, इसलिए इसको तिब्बत बर्मन भाषा बोला जाता है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश की बात करते हैं। अब एक नया एक सांस्कृतिक उप प्रदेश है जिसको एशिया को बांटा गया, दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया का मतलब होता है भारत के पूर्व वाला इलाका, मतलब इसमें आते हैं आपके कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस, ये सारे के सारे देश इसमें आते हैं। तो इसके अंतर्गत म्यांमार, फिलीपीन, थाईलैंड, लाओस, मलेशिया, सिंगापुर, पूर्वी तिमोर, ब्रुनेई और इंडोनेशिया, और एक और आता है कंबोडिया। ये सारे देश यहाँ पर मिलेंगे आपको। कंबोडिया हो, इसको हम लोग आसियान देश भी बोलते हैं। आसियान, ये ध्यान रखना आप। आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान। तो उत्तर पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया में कौन आता है? थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सारे देश यहाँ पर आते हैं। यह प्रदेश भारत और चीन की संस्कृति तथा धर्म से बहुत अधिक प्रभावित है। इस पूरे एरिया में भारतीय संस्कृति से प्रभावित है, यहाँ तक कि इन एरिया में तो जो प्रायद्वीप है उसका नाम भी इंडो चीन प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। तो इंडो चीन प्रायद्वीप है, लेकिन देश यहाँ पर थाईलैंड और लाओस और कंबोडिया मिलेंगे। तो वहाँ पर भारतीय संस्कृति और चीन की संस्कृति और धर्म का काफ़ी प्रभाव इन क्षेत्रों में रहा है। बहुत छोटे छोटे देश है दोस्तों, लेकिन इनके आसपास सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन, और दूसरा है भारत। उपनिवेशवाद के कारण यहाँ पाश्चात्य सभ्यता का काफ़ी प्रभाव देखने को मिला। ये यूरोपियन देशों के गुलाम रहे हैं। ये पूरा दक्षिण पूर्वी एशिया, ये लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड जो नाम बोले जा रहे हैं, ये सब गुलाम थे, इसलिए यहाँ पर उन देशों का प्रभाव पड़ा जिसने इनको गुलाम किया था। इसका सबसे अच्छा उदाहरण फिलीपींस है, जो अमेरिका और स्पेन के विदेशी शासन से प्रभावित था, इसलिए यहाँ पर उस तरह का कल्चर पाया जाता है। नृत्य भी यहाँ की खासियत है, एक खास विशेषता है इस एशियाई समूह की। दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी खासियत वहाँ के नृत्य है, जहाँ पर जिसमें हाथ और पैरों का बहुत लयात्मक गति की जाती है। मतलब हाथ और पैरों का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा होता है। इसी से नृत्य में दो ही चीज़ें वहाँ पर जो है जेस्चर पोस्चर में रखी जाती है, हाथ और पैरों का। अब बात करते हैं पश्चिमी एशिया की। पश्चिमी एशिया वाला जो इलाका है, जिसमें सऊदी अरब, यूएई, ओमान, यमन, इराक, ईरान जैसे देश आते हैं, ये सब समझ गए होंगे आप, पेट्रोलियम वाले देश है। ज़्यादातर यहाँ पर जनसंख्या मुस्लिम ही है, हालांकि इसके अलावा और भी धर्म यहाँ पर है, लेकिन मुस्लिम जनसंख्या सबसे ज़्यादा है यहाँ पर। यह क्षेत्र इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और जुडिज्म का ऐतिहासिक जन्म स्थल रहा है। तीन धर्मों का जन्म स्थान है ये, इस्लाम धर्म का, जुडिज्म धर्म का और क्रिश्चियन धर्म का ये जन्म स्थान है। आज यहाँ इस्लाम धर्म की प्रधानता है, केवल यहाँ पर मुस्लिम धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं। लगभग 90% लोग यहाँ पर मुस्लिम धर्म के हैं। कहाँ पर? इन इलाकों में, पश्चिमी एशिया में, जहाँ पर मैं सऊदी अरब की बात कर रहा हूँ। सांस्कृतिक रूप से यह क्षेत्र तुर्की संस्कृति, अरबी संस्कृति और ईरानी संस्कृति से तीनों से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर तीन तरह की संस्कृति मिलती है, टर्की भी मिलती है,
अरबी संस्कृति और ईरानी संस्कृति मिलती है। इराक एक ऐसा अद्भुत देश है, इराक एक ऐसा देश है पूरे इस एरिया में जहाँ पर तीनों संस्कृति एक साथ पाई जाती है, जहाँ पर ईरानी संस्कृति भी मिलेगी आपको, ईरानी के साथ साथ अरबी संस्कृति भी मिलेगी और टर्की संस्कृति भी मिलेगी। तो ईरानी, अरबी और टर्की संस्कृति का जो मिला जुला रूप है वो आपको मिलेगा इराक नाम के देश में, जहाँ पर तीनों एक साथ पाए जाते हैं। तीनों संस्कृतियों का एक साथ पाया जाना, ये अद्भुत देश है इराक, ये ध्यान रखना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है वो समशीतोष्ण किस्म की जलवायु पाई जाती है और तटीय हिस्सों में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। इस क्षेत्र के तटीय हिस्सों में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है और जो ऊपर के हिस्से हैं वहाँ पर कुल समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है कैस्पियन सागर के आसपास के इलाकों में। ईरान के ऊपर मरुस्थलीय स्टेपी क्षेत्र है। ईरान जो देश है, ईरान देश के ऊपर आपको ये दुनिया की सबसे बड़ी झील दिखाई दे रही है, पूरा मैप से इसका बहुत बड़ा है, दुनिया की सबसे बड़ी झील है, इसका नाम है कैस्पियन सागर। इस कैस्पियन सागर के नीचे ही यहाँ पर मरुस्थल वगैरह फैले हुए ईरान में और उष्णकटिबंधीय जंगल मिलते हैं जो कैस्पियन सागर के आसपास यहाँ पर मिलेंगे आपको। यहाँ का साहित्य बड़ा धनी है इस एरिया का, यानी पश्चिमी एशिया का साहित्य में काफ़ी दम है। यहाँ पर ईरानी साहित्य, टर्की और अरबी साहित्य की प्रधानता है। तो ईरानी, अरबी और टर्की तीनों तरह का साहित्य यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा एक बहुत प्रमुख ऐतिहासिक साहित्यिक कृति है, साहित्यिक बुक, जिसका नाम है 1001 अरेबियन नाइट। 1001 अरेबियन नाइट, 1001 अरेबियन नाइट्स के नाम से फेमस है वो कृति। तो ये यहाँ पर काफ़ी फेमस चीज़ है। अब बात करते हैं एक और एशियाई क्षेत्र की जिसको बोलते हैं मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया। मध्य एशिया किसे कहा जाता है? पूरे एशिया में बिल्कुल बीच वाला इलाका आप देखोगे, अगर एशिया का मानचित्र आप खोलेंगे तो आपको एशिया के बिल्कुल बीच वाले इलाके में कुछ देशों के नाम दिखाई देंगे। ये देश कभी रूस के साथ जुड़े हुए थे, जिसे पहले यूएसएसआर कहते थे, सोवियत समाजवादी गणराज्य बोलते थे, सोवियत संघ के नाम से जानते थे। और इन देशों के नाम है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। तो ये 5 देश, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान, इन 5 देशों के समूह को कहा जाता है मध्य एशिया। जो कभी किसके हिस्से थे? सोवियत समाजवादी गणराज्य के 5 देश, सोवियत समाजवादी गणराज्य यूएसएसआर को बोलते हैं। यह रूस का पुराना नाम है दोस्तों। रूस का ही नहीं, रूस के साथ में अदर कंट्री जुड़े हुए थे, अदर कंट्रीज यहाँ पर जुड़े हुए थे उसके साथ में। तो इन अदर कंट्रीज में कौन कौन था? इसमें था कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, उज्बेक, किर्गिस्तान, किर्गिज, ताजिकिस्तान, ताजी, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेन। उसके अलावा यूक्रेन भी यहाँ पर था दोस्तों, ये लाटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, ऐसे देश शामिल थे। इन सभी देशों ने क्या किया था? 1922 में एक समझौता किया था साथ रहने का, और ये साथ जुड़ गए थे जिसका नाम दिया गया था यूएसएसआर। ये यूएसएसआर टूट गया, बाद में टूट गया। कब टूटा? 1991 में यूएसएसआर टूट गया। और टूटने के बाद ये सारे देश जो आपको दिख रहे हैं देश आजकल देश कहलाते हैं। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये 5 देश। मध्य एशिया का जो ऐतिहासिक महत्व बड़ा है, पुराने समय से जो लोग जानते हैं इनको, वो इसलिए जानते हैं क्योंकि चाइना और इंडिया के थ्रू पूरे यूरोप में सिल्क का व्यापार होता था। चाइना में भी काफ़ी अच्छी मात्रा में सिल्क उगता था, इंडिया भी सिल्क में आगे था। तो दोनों देशों से होते हुए सिल्क जाता था एक रूट से, जिस रूट का नाम रख दिया था सिल्क रूट। उसी सिल्क रूट में ये देश आते थे। तो सिल्क रूट, इनका महत्व सिल्क रूट के कारण बढ़ जाता है। सिल्क रूट के होने की वजह से इनका महत्व था। यहाँ की संस्कृति चीनी, दक्षिणी एशियाई, ईरान, अरबी, टर्की और मंगोल संस्कृति से प्रभावित है। यहाँ की संस्कृति पूरी तरह से दक्षिणी एशिया की संस्कृति, यानी हमारे देश के आसपास की संस्कृति, चाइनीज संस्कृति, ईरानी संस्कृति, अरबी, टर्की और मंगोल संस्कृति, सब आसपास की सारी संस्कृतियों का प्रभाव मिलता है, क्योंकि चारों तरफ से अलग अलग संस्कृतियों से घिरा हुआ है ये। सिल्क रूट के कारण यहाँ के साहित्य पर चीनी, भारतीय, ईरानी और अरब के साहित्य का प्रभाव पड़ा, क्योंकि ये लोग यहाँ पर सालों साल रुकते थे, क्योंकि पहले तो इतना था नहीं कि तुरंत गए तुरंत आ गए।
पहले महीनों महीनों रुकना पड़ता था, तो तब ये साहित्य का प्रभाव जो है इन क्षेत्रों पे पड़ने लगा और धीरे धीरे यहाँ का साहित्य भारतीय साहित्य और आसपास के साहित्यों से प्रभावित रहा। अब बचता हमारा आखिरी उत्तर एशिया। उत्तर एशिया मतलब साइबेरिया का मैदान, पूरा रशिया वाला पार्ट आ गया। यह साइबेरिया का भौगोलिक क्षेत्र है। यहाँ आखेटक और पशुचारण ये 2-3 जनजातियाँ पाई जाती, अब अपर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, लेकिन कम मात्रा में, लेकिन पशुचारण और आखेटक जो घूमने फिरने घुमंतु जातियाँ होती हैं, ऐसे पूरा इलाका पूरा बर्फ से ढका हुआ है वो तो। और यहाँ परमाफ्रॉस्ट का मतलब होता है मृदा में भी हिम का जमा होना, यहाँ की मिट्टी में भी बर्फ जमी हुई, जिसके कारण यहाँ पर खेती करना मुश्किल है। लेकिन आप जानते हैं कि रशिया कितना टेक्नोलॉजी वाला देश है, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके बड़े बड़े गेहूं के फर्म वहाँ पर बनाए गए हैं। तो आधुनिक तकनीकी का मदद से पश्चिमी साइबेरिया में, पश्चिम वाला साइबेरिया का मैदान, वहाँ पर गेहूं के बड़े बड़े फॉर्म विकसित किए गए। गेहूं जो है ठंड को सहन कर सकता है दोस्तों। हमारे देश में भी गेहूं उगाते हैं तो कितनी ठंडी उगे, ठंडी के मौसम में जितनी तेज ठंडी गिरेगी गेहूँ उतना बम्पर आवक देता है। तो गेहूँ ऐसा है जो ठंडी को सहन कर सकता है। प्रतिकूल स्थिति के कारण यहाँ की जनसंख्या काफ़ी विरल है, यहाँ की जनसंख्या भी काफ़ी विरल है। इसके पड़ोसी एक देश है यूक्रेन, वहाँ पर भी जनसंख्या काफ़ी कम है। तो यहाँ पर जनसंख्या इसलिए विरल है क्योंकि ये ठंडा वाला क्षेत्र है और यहाँ पर खेती वेती नहीं होती है। धार्मिक जीवन की बात कर लेते हैं। सांस्कृतिक विविधता में धर्म भी संस्कृति में ही आता है। अभी तक तो हमने पढ़ा है, अलग अलग इलाकों की बात कर ली। अब हम पूरे एशिया के धार्मिक जीवन की बात करें तो एशिया में धर्मों की बात करें तो कौन कौन से धर्म मिलते हैं एशिया में? हिंदू धर्म मिलता है, जैन धर्म मिलता है एशिया में, बौद्ध धर्म मिलता है, सिख धर्म मिलता है। वहीं इन सभी धर्मों का अभ्युदय और विकास भारत में ही हुआ है। एशिया में अगर सबसे ज़्यादा धर्मों का विकास किसी देश में हुआ है तो भारत में सबसे ज़्यादा धर्मों का विकास हुआ है। जापान और चीन में तो कन्फ्यूशियसवाद, माओवाद और शिंतो धर्म का अभ्युदय हुआ। तो ये जापान और चाइना में कन्फ्यूशियसवाद धर्म चलता है, शिंतो धर्म चलता है, माओ धर्म चलता है। एक बहाई धर्म का भी वहाँ पर मिलता है, एक जगह इस एरिया में बहाई धर्म भी मिलता है। एशिया के इन दोनों देशों में बहाई धर्म, ये बहाई धर्म का एक मंदिर जो उसका जो आर्किटेक्चर है, उदाहरण हमारे दिल्ली में मिलेगा आपको, लोटस टेम्पल मंदिर है वो। लोटस टेम्पल कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये लोटस टेम्पल बहाई धर्म का, ये कोई ऐसी इस तरह करती नहीं कि ऐसे बना दी, धर्म से जुड़ा हुआ है दोस्तों। तो दिल्ली का लोटस टेम्पल बहाई धर्म का एक दर्शनीय स्थल है। आज विश्व के लगभग 30% मुस्लिम दक्षिण एशिया के पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और मालदीव में रहते हैं। तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, हमारा जो एरिया है इसमें दुनिया के 30% मुस्लिम रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम इस इलाके में मिलेंगे आपको, खाली ये इन्हीं देशों में। विश्व में मुसलमानों की सर्वाधिक आबादी इंडोनेशिया में, मुस्लिम सबसे ज़्यादा अगर किसी देश में दुनिया में तो ये सऊदी अरब, किसी को लगता है सऊदी अरब में होंगे, वहाँ पर मुस्लिम रहते हैं, तो वहाँ पर जनसंख्या इतनी नहीं है। इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम है। दूसरे नंबर पर भारत का नंबर आता है। भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम देश है और वो भी 2027-2030 तक उस इंडोनेशिया को भी भारत पीछे छोड़ देगा, मुस्लिम जनसंख्या में भी पीछे छोड़ देगा। उसके बाद पाकिस्तान का नंबर आता है और फिर बांग्लादेश का नंबर आता है। तो कुल मिला के दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाले ही हम हैं, मुस्लिम में भी और दुनिया की आबादी में भी हमारा ही नंबर आता है। इजराइल देश में यहूदी धर्म को मानने वाले लोग हैं, वहाँ पर जूस लोग होते हैं, यहूदी धर्म को मानने वाले तो लोग होते हैं। वहीं प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन भी एक यहूदी ही थे, भले ही वो जर्मनी या यूरोप के से बिलोंग करते हो, लेकिन फिर भी वो किस धर्म के थे? यहूदी धर्म के थे। फिलीपीन को त्योहारों का देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ साल भर में सबसे ज़्यादा त्यौहार मनाए जाते हैं। ये कुछ छोटी छोटी जानकारी यहाँ पर थी। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिनको आपको रटना ही रटना है क्योंकि यहाँ से सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं MCQ में। सबसे पहली बात, सबसे गर्म स्थान कौन सा है एशिया का? तो आपका आंसर होगा मित्रावा कुवैत। मित्रावा कुवैत एशिया का सबसे गर्म स्थान है। लेकिन ये डेटा जो मैं आपको बता रहा हूँ ये किताब के हिसाब से है, वर्तमान में करंट अफेयर के हिसाब से जो डेटा है वो अलग हो चुका है, कुछ ना कुछ बदलता रहता है। तो मैं वर्तमान 2022 का भी बता देता हूँ। 2022 में सबसे गर्म स्थान जो है, गर्म स्थान वो है आपका तीरथ-जवी। तीरथ-जवी सबसे गर्म स्थान है। ये कहाँ का है? इजराइल का है। तो इजराइल का तीरथ-जवी सबसे गर्म स्थान है, लेकिन किताब के हिसाब से हमें चलना है। आंसर हमको इसके मिलने वाले मित्रावा कुवैत पहले हुआ करता था।
सबसे ठंडा क्षेत्र आज भी है बरखोयांस्क है, -90 डिग्री के आसपास मिल जाता है, और ये -90 डिग्री के आसपास मिल जाता है, 19 नहीं, तो ये 90 डिग्री के आसपास तक पहुंच जाता है इसका तापमान। ये साइबेरिया में बरखोयांस्क। मीठे पानी की सबसे गहरी झील, मीठे पानी की झील जो है वो भी सबसे गहरी, वो कौन सी मिलेगी आपको? रशिया में है, उसका नाम है लेक बेकॉल। 1.8 किलोमीटर गहरी है ये ध्यान रखना। कितनी गहरी? 1.8 किलोमीटर गहरी, बहुत गहरी झील है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान एशिया का हमारे भारत का मौसिमराम है, मेघालय में है स्थित भारत का मौसिमराम सबसे ज्यादा वर्षा वाला है। यहाँ पर 1200 सेंटीमीटर वर्षा होती है दोस्तों। अगर मैं बिहार की बात कर लूँ, बिहार, यूपी, एमपी की बात करें तो यहाँ पे 100-110 सेंटीमीटर वर्षा होती है मैक्स टू मैक्स। 100-100 सेंटीमीटर वर्षा हमारे यहाँ होती है। सोचो फिर भी बाढ़ आ जाती है तो सोचो वहाँ पर तो 1200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, क्या हालत रही होगी वहाँ पर। संसार की छत किसे कहते हैं? पामीर के पठार को, तिब्बत के पठार को कहते हैं। तिब्बत के पठार, पामीर का एक ही बात है, तिब्बत का पठार ही होता है वो, उसको संसार की छत कहा जाता है। सभ्यताओं का पलना किसे कहा जाता है? एशिया को सभ्यता का पलना कहा जाता है। तो एशिया जो है यहाँ पर अलग अलग प्रकार की सभ्यता, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, हांगहो नदी घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, समझ में आ रहा है? ये तीनों सभ्यता यहाँ पर पनपती, इसलिए इसको सभ्यताओं का पलना भी कहते हैं। उगते सूरज का देश जापान। जापान भारत एशिया के सबसे पूरब में है और सूरज भी पूरब में उगता है। तो जैसे धरती घूमती है तो सबसे पहले सूरज जो दिखाई देता है जापान में दिखाई देता है, इसलिए उसे उगते सूरज का देश कहते हैं। हाथियों का देश, वो भी कौन से हाथियों का? सफेद हाथियों का। यहाँ पर सफेद हाथी मिलते हैं, कहाँ पर? थाईलैंड में सफेद हाथी पाए जाते हैं। वहीं अंकोर वाट का मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, दुनिया का, ध्यान रखना, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट का मंदिर है। सोचो भारत में भी नहीं है, वहां पर है दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, जिसे 12वीं शताब्दी में सदी में भारत के राजा ने बनाया था। 12वीं सदी में बनाया था इसको सूर्यवर्मा ने, द्वितीय ने बनवाया था। और दूसरी बात की जाए तो ये भगवान विष्णु का मंदिर है, भगवान विष्णु का मंदिर है। और कंबोडिया का अंकोर वाट का मंदिर इंडिया के चोल राजा ने बनवाया था। सोचो कितना महान है। सबसे लंबी दीवार जो है दुनिया की वो चीन की दीवार है, काफी लंबी दीवार है। दुनिया का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग जो है वो खारदुंगला लेह मार्ग कहलाता है, भारत के जम्मू के लद्दाख में है, भारत के लेह लद्दाख वाले रीजन में है। खारदुंगला लेह मार्ग दुनिया का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग, सबसे ऊंची सड़क है। सबसे ऊंची बिल्डिंग दुनिया की बुर्ज खलीफा है, जो कि यूएई में पाई जाती है, ध्यान रखना, यूएई में है दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा। और ये बुर्ज खलीफा में टोटल 160 मंजिल इमारत है, टोटल 160 मंजिला इमारत है। 828 मीटर ऊंची है ये, 828 मीटर ऊंची। सोचो कितनी ऊंची होती होगी, 1 किलोमीटर में कुछ ही कम है। 828 मीटर ऊंची है ये और 160 मंजिल इमारत है। सोचो दुनिया की सबसे बड़ी। और ये कहाँ पर है? ये दुबई में मिलेगी आपको, दुबई बुर्ज खलीफा। अगर आप दुबई जीवन में कभी घूमने जाते हैं तो बुर्ज खलीफा बिल्डिंग सभी लोग, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं देखेगा, क्योंकि सबसे मेन ही वही देखने के लायक है, बहुत ऊंची है दोस्तों ये। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसे आप लिख सकते हैं। समुद्र पर सबसे लंबा पुल किस देश ने बनाया है? तो वो चीन का है। पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं? तो बैंकॉक को कहते हैं। और भारत में अगर पूछा था कि भारत का पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं, तो भारत का पूर्व का वेनिस जो है वो कोचीन को कहते हैं, कोचीन। भारत में पूर्व का वेनिस कोचीन को, जबकि पूरे एशिया में बैंकॉक को कहते हैं। ताजमहल आगरा में सबको पता है। और सबसे ऊंचा रेल मार्ग भी चाइना में बनाया गया है। ये चीज़ें आप एक दो बार इसको पढ़ोगे तो चीज़ें रटने में आ जाएगी। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी ये, जिसको आप कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार हमारा कंप्लीट यूनिट रिवीजन समाप्त होता है यूनिट नंबर 6 का, इकाई नंबर 6 एशिया महाद्वीप। मैं आशा करता हूँ कि एशिया महाद्वीप से संबंधित सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी।
बाकी हमारे जो इससे पुराने वाले सारे वीडियो हमने बना दिए हैं, पूरी भूगोल लगातार कंप्लीट होते जा रही हैं। इकाई 1, 2, 3, 4 से लेकर हम लोग अभी 6 तक पहुंच चुके हैं, 7वीं वो भी जल्द ही आ जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको ये सारे वीडियो यूट्यूब पर सीक्वेंशली नहीं मिल रहे तो घबराने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है। हमारे पास दूसरा ऑप्शन है हमारी वेबसाइट magnetbrains.com। आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करिए, जिसमें आपको ऐसा कुछ फैसिलिटीज़ दिखाई देगी। यहाँ पर आपको मिलेगा इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, और यहाँ पर एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज करने का आपको मौका मिलेगा, जहाँ पर आप जैसे ही नीचे जाओगे यहाँ पर आपको बिहार बोर्ड दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे आप बिहार बोर्ड पर क्लिक करेंगे वैसे आपको अपनी क्लास को भी क्लिक करना पड़ेगा, क्लास 8 क्लिक करने के बाद आपके पास कक्षा 8वीं के सारे टीचर मौजूद हो जाएंगे। ये आपके सामने आगे अब यहाँ पर आप भूगोल यानी हमारी दुनिया, ये हमारी दुनिया ही है, हमारी दुनिया बुक है ये, इसको आप क्लिक करोगे तो जैसे आप क्लिक करोगे कहाँ पर, वॉच नाउ पर, तो आपके सामने ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। ये ऑप्शन में आपको करना क्या है, यहाँ पर वॉच ऑल वीडियो में आपको सारे के सारे वीडियो एक के बाद एक यूनिट भी आपकी अपडेटेड फॉर्म में मिलेंगी। आपको बस लेक्चर पर क्लिक करना है, जैसे ही लेक्चर पर क्लिक किया लेक्चर हो गया शुरू। इसको मैक्सिमाइज करके पूरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक फ़ायदा है, फ़ायदा क्या है, फ़ायदा यह है कि यहाँ पर 8 ब्रेक्स नहीं आते हैं, इसलिए आपको पूरा वीडियो अच्छे से देखने को मिलेगा। नोट्स बनाइए, कक्षा में टॉप करिए, अपने दोस्तों को बताइए। दोस्तों मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुक्त शिक्षा, जो कि बिहार बोर्ड का कक्षा 8वीं से कक्षा 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़े और फ्री एजुकेशन का बिल्कुल मजा लें। ये आप ही लोगों के लिए है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं, और साथ ही साथ हमारे चैनल और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।